आजकल लड़कियों की सबसे बुरी आदत क्या है जो मतलब आप फेस कर रहे हैं कि विमेंस के साथ ये इशू सबसे ज़्यादा आ रहा है? लड़कियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते हुए अपने आप को गलत राह पे ले जाना। सामान को इस्तेमाल करो, रिश्तों को सामान मत बनो। ये तो इस दिल से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल की बात ससुराल में रखो, मैके की बात मैके में रखो। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं। आप अपने आप को आइडियल कपल मानते हैं? हम आपस में खुश हैं, हमारे लिए यही आइडेंटिटी है। एक्चुअली देखिए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वहाँ पे ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक शब्द है। लेकिन आजकल जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हम अपनी वासनाओं को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बहुओं को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, या तो ये लक्ष्मी है या माँ काली है। गुस्सा कर रही है तो काली बन के आ गई, और अगर अच्छा चल रहा है, घर समृद्धि आ रही है तो लक्ष्मी बन के आ गई। किसी भी भगवान से कंपेयर करना सही है? ना डोमेस्टिक वायलेंस आएगा, ना आपके डिवोर्स आएंगे, ना आपको फेमिनिज्म की ज़रूरत है, ना आपको फ्रीडम की ज़रूरत है। ये सारे टॉपिक्स हट जाएंगे अगर आपने हर रिश्ता प्यार से निभाया तो। औरतों की आज़ादी पर कंट्रोल होना चाहिए। औरतों की आज़ादी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो पॉडकास्ट का हम टॉपिक रख रहे हैं वो है अबाउट फेमिनिज्म, विमेन इक्वालिटी, जेंडर बायसनेस और बहुत सारी जो भी शादी के बाद के मुद्दे होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन रहते हैं, सास बहू का रिश्ता रहता है, और बहुत से इसी के रिगार्डिंग पर्सनल टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। आज जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगी उनका नाम है कृति अग्रवाल जी। साथ ही में पॉडकास्ट के एंड में इनके हस्बैंड जो कही जिनका नाम है शुभम अग्रवाल जी, वो भी हमारे पॉडकास्ट में जुड़ेंगे। बात करेंगे अबाउट द रिलेशनशिप। एक हमने ट्रेंड देखा है कि आजकल डाइवोर्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हस्बैंड वाइफ में, कपल में बहुत ज़्यादा फाइट रहती है चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के रिवॉल्व अराउंड ये पॉडकास्ट रहेगा। प्लीज़ ट्राई करना एंड तक पॉडकास्ट अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारे सवालों के आपको इसके जवाब देखने को भी मिलेंगे। तो प्लीज़ पूरा देखें पॉडकास्ट एंड एंजॉय करें। इस पॉडकास्ट में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो बात हुई है। आई बिलीव आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो भी होगा अपना रिव्यू प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। सो कृति, शुभम अग्रवाल, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है लाइफ में सर? मेरी लाइफ अगर मुझसे पूछेंगे तो बहुत अच्छी है। ओके बट मैं हमेशा एक मंत्र पे चलती हूँ, लेट इट गो। ओके, तो सबसे बेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, हर चीज को लेट इट गो कर दो। जिस दिन आपने ये मंत्र अपनी लाइफ में सीख लिया उस दिन मैं ये मानती हूँ लाइफ सबसे सिंपल एंड इजी हो जाती है, सरवाइव करने के लिए भी और जीने के लिए भी। क्योंकि सर्वाइवल तो चलो लाइफ में होता ही है, बट जीना सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए। और मैं अपने लिए भी बहुत, आई लव माई सेल्फ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने लिए फ्री टाइम चाहिए ही चाहिए। मेरा मी टाइम, आई जस्ट लव दैट। तो इस वजह से मेरी काम बहुत स्पीडी होती है और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा के अपना पूरा टाइम अपने आप को देना पसंद करती हूँ। यू आर अ प्राउड हाउसवाइफ, यस, एज यू सेड, है ना? तो लगता है टाइम मैनेज हो जाता है बहुत इजीली। ओके। क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम निकालना पसंद है ना, तो इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट बहुत इजीली कर लेती हूँ। सारी फैमिली मैनेज करना हाँ, बहुत इजीली। क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तो मैं 3 जनरेशन की फैमिली में आई थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी थे, जॉइंट फैमिली थी कच्ची खासी। माय हस्बैंड हैज अ फादर, मतलब फादर हैज 3 ब्रदर्स, तो वो सब साथ ही रहते थे, तो मैं सबके साथ ही थी। तो और मैं मैके से भी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली से हूँ, तो इस वजह से मुझे इतना एडजस्टमेंट में दिक्कत नहीं आई। और मैं ये मानती हूँ, जैसे आजकल आई एम सॉरी टू से, बट लोग जैसे कहते हैं ना, लड़कियां, मैं मोस्टली आजकल की लड़कियां, अपनी कजिन्स की बात बताऊँ, यंगस्टर्स में, तो वो सब कहते हैं यार बस एक लड़के वाले मदर के जाए, या फिर सास बहू ना हो, रिलेशन तो ज़्यादा अच्छा है या सिंगल। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि फैमिली होनी चाहिए। सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं आपके ऊपर, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। बिल्कुल। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आपके पास बर्डन काम का सबसे कम होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होंगी, और उसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपके पीछे काम कैसे मैनेज होगा। हाँ जी। और जब कुछ प्रॉब्लम आती है, जिस तरीके से सपोर्ट आता है, तो सपोर्ट करने के लिए एग्जैक्टली मैं ये मानती हूँ फैमिली जो होती है वो एक आपको ऐसा स्पेस देती है जिसकी वजह से आप ना बहुत कंफर्ट जोन में रहते हो, और वो आपको हर समय प्रोटेक्ट करती है। आप भी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, फैमिली आपको प्रोटेक्ट करे, दोनों तरफ से बात चलाओ, सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से फैमिली जो होती है सबसे कंफर्ट जोन होती है। फैमिली ही अपब्रिंगिंग देखे, और बिल्कुल मैं सबके करे। बिना रह सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो स्पेशली मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ के बिना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके होने से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। मेरी मदर इन लॉ साइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट वन ऑन आवर शो जो इट्स वेरी गुड। नहीं, मैं सच में बहुत प्राउडली ये कह सकती हूँ कि मेरी मैरिज का बेस्ट पार्ट मेरी मदर इन लॉ है, बिकॉज वो
सब कुछ इतना इजीली मैनेज करती हैं। वो ये कहती हैं कि देखो जो हमने सहा है एज अ बहू, वो आगे हमारी बहू को ना सहना पड़े, तो वो रखती हैं। मैं उनसे कहती हूँ बेटी से पहले आप मुझे बहू ही मानो, लेकिन वो उसको इतनी अच्छी तरह रखती हैं कि मेरी सब जरूरतों का ध्यान मुझसे पहले वो रखती है। मुझे कब किस चीज की जरूरत है मुझे उनसे कहना नहीं पड़ता कि नहीं मम्मी मुझे इस चीज की जरूरत है, वो चीज पहले हाजिर हो जाती है। मैं गलतियां करती हूँ, मुझे डांटती है, बिल्कुल डांटती हैं और स्ट्रिक्टली डांटती हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक छोटी सी भी गलती करी है तो वो जरूर मुझे बताती है कि तुमने गलती करी है, लेकिन जब वो प्यार देती है ना तो मुझे वो लगता है डांट यार ठीक है, मम्मी भी तो डांटती थी, मम्मी तो मारती थी उल्टा, सास तो डांटती है क्यों, तो ठीक है यार इट्स ओके। तो आपकी सास अच्छी कहलाई जाएंगी या बहू अच्छी कहलाई जाएंगी? मतलब किसके लिए बेसिकली आप मेरे लिए पूछ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? हम दोनों की जोड़ी के लिए मेरे ससुर एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, मेरे फादर इन लॉ। कभी भी सास बहू का कंपटीशन होगा ये दोनों हमेशा फर्स्ट आएंगे, क्योंकि ये दोनों हमेशा एक साइड पे दिखती हैं। अच्छा। अगर हम दोनों एक साइड पे हैं तो हमारे हस्बैंड्स भी अदर साइड पे हैं। ओके। वो हम दोनों की बॉन्डिंग है और वो बहुत क्लोज बॉन्डिंग है। हालांकि मेरी एक सिस्टर इन लॉ भी है, उनकी बॉन्डिंग भी अपनी मम्मी से अच्छी है, बट मम्मा की सबसे ज्यादा बॉन्डिंग मुझसे ज्यादा अच्छी, बिकॉज हम दोनों ही सेम से हैं थिंकिंग वाइज और घर चलाने के हिसाब से भी, फैमिली के हिसाब से भी सोचते एक सा हैं। तो इसलिए जब मैं गलती करती हूँ तो वो मुझे संभालती हैं, जब वो गलती करती हैं तो मैं उन्हें संभालती हूँ। हम दोनों में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर वो गलती करती है तो मैं उस चीज़ को कहती नहीं हूँ। मेरे अपने ओपिनियन से मुझे थोड़ा सा आई एम सॉरी टू से, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखती हूँ और उस चीज़ की मुझे उस घर में बहुत फ्रीडम मिली है। दैट्स वाई मैं मम्मी को बहुत फ्रीली बोल देती हूँ, मम्मी आपने ये काम ऐसे करा था और ये काम ऐसे गलत हुआ है, तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखो। तो वो कहने का तरीका भी अलग है। हाँ, बट क्या होता है ना, वो समझती हैं। उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी ही ये है कि वो उस बात को समझती हैं। अगर मुझे कोई भी बात बुरी लगती है, उनकी हो, घर के किसी अदर मेंबर की हो, मेरे खुद के हस्बैंड की भी हो, मैं ऐसा नहीं है ये सोचूं कि वो उनका बेटा है तो मैं उनको नहीं बता सकती हूँ। मैं फ्रीली जाके उनको बोलती हूँ आपके बेटे ने ये गलती करी और मुझे बहुत अजीब लगा, मम्मी मैं आज बहुत अपसेट हूँ, ये तो वो हमेशा ये नहीं कहेंगी कि नहीं तुमने ऐसा करा है, कुछ भी है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करती हैं और फिर वो बहुत अच्छा मेरे को एक संभालती हैं और सपोर्ट करती हैं। तो वो चीज सबसे बेस्ट होती है। तो मेरी शादी में अगर मुझसे पूछे तो आई एम अ प्राउड हाउस मेकर कि मैं घर संभालने से ज्यादा मुझे घर परिवार बहुत अच्छा मिला है। वेरी शॉकिंग, मतलब आज की जनरेशन में ये नहीं, नहीं मैं बिल्कुल प्राउडली कह सकती हूँ, बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि मैरिजेस हैं तो यार परेशानियां हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बताती हूँ जो बहुत गौर करने वाली है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। और जिस समय मेरी मैरिज हुई थी तो मेरी मदर नहीं थी, मेरे फादर थे केवल, और मेरी मैरिज के 1 या 2 साल के बाद मेरे फादर भी चले गए थे। पर मुझे आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी फैमिली नहीं है, क्योंकि एक चीज़ होती है बेसिकली मेरी मदर इन लॉ की फैमिली है, मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ की भी थी। तो जब कोई भी रिचुअल होता था, कोई फेस्टिवल होता था, उनके घर से सामान भी आता था, मेरे घर से नहीं आ पाता था बिकॉज मेरा भाई छोटा था, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। और क्या कहते हैं, समटाइम्स सपोर्ट के नाम पे भी समझ नहीं आता था कि फैमिली में मम्मी पापा नहीं है तो हम किससे बात करें, क्या करें। बट नहीं, मुझे थ्रू आउट आज मेरी शादी को टचवुड 15 ईयर्स हो गए हैं और 15 ईयर्स में मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बिना पेरेंट्स के हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। सबसे बड़ी चीज है फैमिली में ओपिनियंस जानना, जहाँ लगता है कि बहुओं को उनके ओपिनियंस रखने नहीं दिया जाता, बट हमारे घर में अगर कोई भी फैमिली इशू होता है और डिस्कशन होता है, मुझे हमेशा प्रॉपर पार्ट लेने दिया जाता है और मेरी ओपिनियन जानी जाती है। पापा मुझे बैठा के पूछते हैं कि बेटा इस बारे में आपकी क्या राय है, और मैं जो ओपिनियन देती हूँ उसको सीरियसली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सुना और छोड़ दिया कि चलो बहू ने बोला है ठीक है, वो वाली बात नहीं है। मेरे घर में मेरी स्ट्रांगली ओपिनियन को हमेशा देखा जाता है और उसे अप्रिशिएट किया जाता है, इसीलिए मैं बहुत फ्रीली महसूस करती हूँ। आप अपनी हाउसवाइफ लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, और जो आपने फ्रीडम की बात करी वो आपको फुल फ्रीडम मिल रही है या कुछ लिमिटेड है? नहीं, लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ फ्रीडम के बहुत सारे मतलब होते हैं। मेरी नज़र में मैं बहुत फ्री हूँ। जो मी टाइम आपने बोला वो मी टाइम आपको मिल रहा है? बिल्कुल।
और क्या बहुत होता है वो me हैप्पली। time? मी टाइम मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग जी है। बताइए। मॉर्निंग में सिर्फ मुझे अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना होता है, एंड आफ्टर दैट मैं 11 o'clock फ्री हो जाती हूँ। ठीक है। उसके अलावा मुझे क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, Okay. वरना तो मैं सुबह 9 बजे ही फ्री हो जाऊँ। मैं 11 बजे फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं इवनिंग 8 o'clock तक फ्री रहती हूँ। आई हैव नो वर्क टू डू बिकॉज मेरे हस्बैंड लंच नहीं करते हैं तो काम नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे औरों का काम भी देखना है या कुछ है, वो मेरा मी टाइम। आप समझ लो पूरा दिन ही मेरा मी टाइम है, तो मैं फ्री रहती हूँ। तो मुझे ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप ये काम देखो वो काम देखो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सिचुएशंस आती हैं तो मैं सारे काम करती हूँ। आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं 50-60 पीपल्स का खाना भी बनाती हूँ अकेले। क्या है? बिल्कुल, हर साल 3 बार करते हैं। Okay. क्योंकि मेरे यहाँ एक हमारे जगन्नाथ जी की यात्रा का प्रोग्राम जरूर होता है। उसमें मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ सबको बुलाना पसंद करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 60-70 पीपल्स होते हैं। और भैया दूज जो प्रोग्राम होता है उसमें हम अपने भैया लोगों को सबको फैमिली को बुला के खाना खिलाना पसंद करते हैं। तो मेरे 5 ब्रदर्स हैं और मेरी 4 भाभियां भी हैं, फिर उनके बच्चे भी हो गए। मेरी मदर इन लॉ की भी फैमिली है, उनके भी 4 ब्रदर्स हैं। उसके अलावा 3 भाभीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, फिर सबकी फैमिली। तो आप सोच सकते हो कि सबकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। तो 50-60 पीपल्स का खाना मैं हर साल बनाती हूँ, एंड मुझे कभी बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है उनके लिए खाना बनाना। तो यू कैन से दैट कि मैं काम से नहीं भागती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बस काम करना। अगर लेट्स सपोज आप इसके साथ में जॉब कर रही होती, आप इजीली मैनेज कर सकती थी ये सब? हाँ, अगर मेरी मदर इन लॉ है तो वो तो मुझे हमेशा बूस्ट करती है कि तुम कुछ काम कर लो, खाली तो कुछ कर लो। ये आपका अपना डिसीजन है? ये मेरा खाली रहना अपना डिसीजन है। क्योंकि मेरे घर में काम की मुझे फुल फ्रीडम है। इनफैक्ट मैंने एक बार मम्मी को बोला था ऐसी कि मम्मी मेरा लॉ करने का मन है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि जाओ तुम लॉ कॉलेज जाओ, हॉस्टल जाओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। या जैसे मैंने एक्चुअली मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर जो है, मतलब MCOM फाइनल ईयर का, वो मैंने आफ्टर मैरिज कंप्लीट करा है। तो उसके बाद मेरे फादर इन लॉ मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि PhD करो। लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था। मुझे तो फाइनली छुट्टी मिल रही थी पढ़ाई से, तो इसीलिए। लेकिन हाँ, मुझे मेरे घर में हर चीज की फ्रीडम है। पति या सास किसको चुनेंगे? नहीं, मैं ये चॉइस नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही अपनी अपनी जगह मैटर करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट, तो दोनों का अपना जगह है। क्योंकि देखो, जब हस्बैंड का सपोर्ट हमें चाहिए होता है जिस चीज के लिए, वहाँ हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, और मदर इन लॉ का जहाँ सपोर्ट चाहिए वहाँ उनका मिलता है। बट मेरी मदर इन लॉ मोर सपोर्टिव है, मतलब मेरे हस्बैंड से। आपकी जो भी चीजें हैं वो ज्यादा हाँ, क्योंकि वो समझ पाती हैं। मे बी शायद विमेन का एक ये भी कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम 15 साल का आप बता रहे हैं। हाँ, वो भी है। और मेरा उनसे एक्चुअली बॉन्डिंग बहुत पहले से है, बिकॉज मैं फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोग आपस में। तो इस वजह से भी वो मुझे बचपन से जानती हैं, तो उनसे एक मेरी अलग ही बॉन्डिंग है। और वो बहुत स्वीट है एक्चुअली, वो बहुत सॉफ्ट है बाय नेचर। तो वो समझती हैं कि क्या चीज मैटर करती है और क्या चीज नहीं। तो यस, वो मुझे पहले चाहिए। पति परमेश्वर ये शब्द कहा जाता था कुछ टाइम से, अभी भी कहा जाता है, अभी भी आगे कहा जाएगा। क्या मानती हैं? मैं अपने हस्बैंड को पति देवी कहती हूँ। पति परमेश्वर नहीं होता? नहीं, पति परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर की परिभाषा एक्चुअली अगर आप सतयुग से ले लो तो बहुत अलग है, और आज कलयुग में लो तो बहुत अलग है। क्या है डेफिनेशन? देखो, सतयुग में वाइफ जो थी वो उस समय घर की हेड होती थी। आपने कभी पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो उसको घर संभालना होता था और हस्बैंड को बाहर का काम संभालना होता था। जैसे राजा और रानी भी देखो आप, राम और सीता में देखो, तो सीता जी को पूरा महल संभालना होता था, राम जी को पूरी जनता संभालनी होती थी। ये एक जेंडर में काम बटा हुआ है। तो आज भी बटा हुआ है? आज भी बटा हुआ है। इस पे डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, लेकिन आज लैंग्वेज थोड़ी अलग है, उस पर बाद में आते हैं। बट स्टार्टिंग में अगर हम मुझसे बात करें तो पति परमेश्वर उस समय इसलिए मानते थे क्योंकि परमेश्वर कमा के लाता था और पत्नी उसकी सेवा करती थी, इसीलिए। और आज के टाइम में अगर आप देखो तो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं मोस्ट फैमिलीज में। लेकिन अगर पति परमेश्वर वाली लैंग्वेज में जाते तो ठीक है, आज के समय में थोड़ा सा रिश्ता बराबरी का हो गया है। तो उस चीज को अगर आप देखो तो परमेश्वर कह भी सकते हो, नहीं भी। मैं फिलहाल इसमें बड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि मैं फुली एग्री भी नहीं हूँ। ठीक है, शादी के बाद आपको क्या लगता है, करियर एक महिला को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, तो पति परमेश्वर के ऊपर मैं बस ये कहूंगी आज के टाइम पे कि परमेश्वर नहीं होता। परमेश्वर नहीं होता, पति होता है।
मेरी लव मैरिज है और तो लव मैरिज के बाद भी मुझे हस्बैंड ही मिला है। ओके। ऐसा नहीं है और मैं ये मानती हूँ सही है। अगर वो हस्बैंड ना होके ना मेरा फ्रेंड ही रहता ना लाइफ टाइम, तो मेरी लाइफ में शायद मैं कभी पत्नी नहीं बन पाती। पत्नी आप तभी बनोगे जब पति आपका पति होगा। ओके, बहुत डीप लाइन बोली आपने। हाँ, आप पति का अपना काम है, पत्नी का अपना काम है, और दोनों अगर अपने काम बराबर निभाते हैं, शादी इतनी इजी हो जाती है ना, इतनी इजी कि आपको लगेगा कि हर रोज आपके लिए पार्टी है और हर रोज मस्ती है। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि पति को अगर अपनी ड्यूटी प्रॉपर करनी है तो उसके लिए पत्नी को प्रॉपर अपनी ड्यूटी करनी है, और पत्नी अगर अपने सारे फर्ज निभा रही है तो पति भी अपने सारे फर्ज निभाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि पत्नी होके पति ही सारे काम करे, और पति होके आप ये सोचो पत्नी ही सारे काम करे, पत्नी ही आपको परमेश्वर माने, वो मैं आज के टाइम में सोचती हूँ कि गलत। बट आपने ये जरूर कहा है कि रोल डिसाइडेड है अगर उसे सही से फॉलो किया जाए। okay. पहले के भी लोग गलत नहीं थे, पहले भी यही होता था कि हस्बैंड की अपनी ड्यूटी बनती है, वाइफ की अपनी ड्यूटी बनती है, और आज भी अगर आप सोचो तो दोनों की ड्यूटी आज भी बंदी हुई है। खाना बनाना किसकी ड्यूटी है? खाना बनाना लेडी की ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हस्बैंड हेल्प नहीं कर सकते। कभी कभी वाइफ बीमार होती है तो हस्बैंड सपोर्ट कर ले। और आप हर वक्त अगर ये सोचें कि हस्बैंड आपके लिए काम करके दे, या हस्बैंड ये सोचे कि हर वक्त वाइफ आपके लिए काम करके दे, तो मुझे लगता है कि यार फिर कंपैटिबिलिटी किस बात की है। अब ना आज की जनरेशन के बहुत सारे सवाल रहते हैं, आपसे भी सवाल करना चाहते हैं, एंड आई बिलीव कि अच्छे सवाल रहेंगे, कुछ खराब सवाल भी रहेंगे। लेट्स सी। आज की जनरेशन कहाँ जा रही है? मुझसे पूछेंगे तो मैं एज अ फीमेल ना आज की जनरेशन में मेल्स को ज्यादा सपोर्ट करूंगी फीमेल्स के मुकाबले। ओके। आई नो कि मैं इसके बाद मुझे बहुत लोग कुछ कहने वाले हैं, बट उसके एक रीजन है जी। आज के रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो 70% मेल्स जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं, 70% मेल कोऑपरेटिव होता है, 30% होते हैं जो मेल के हिसाब से ही चलते हैं, वो स्ट्रिक्टली अपने आप को मेल ही मानते हैं। बट 70% आज के टाइम में लोग कोऑपरेटिव होते हैं। ठीक है। लेकिन विमेंस में लोगों के परसेप्शंस बहुत बदल गए। लड़कियों ने फ्रीडम के चक्कर में जो बातें करनी शुरू करी हैं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं ओल्ड स्कूल भी नहीं हूँ, मैं आज के टाइम की हूँ, बट हर चीज की एक लिमिट होती है और वो लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। अगर क्रॉस करिए लड़कियां क्रॉस करनी है, बिकॉज आप ये आज के टाइम में देखो तो मैरिजेस में सबसे ज्यादा डिवोर्सेस गर्ल्स की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उनके रीजंस होते हैं। इसलिए नहीं, पहले डिवोर्स क्यों होते थे? हस्बैंड टॉर्चर कर रहे हैं, वाइफ सह रही है, या वाइफ टॉर्चर कर रही है, हस्बैंड सह रहा है, तब समझ आता था। आज के टाइम में कोई रीजन ही नहीं होते हैं लोगों के पास, बस हम दोनों की बनती नहीं है तो अलग हो जाओ। यार ये क्या बात हुई? शादी को आपने एक जोक बना दिया है। ठीक है, आप लोगों की नहीं बनती तो बनाने की कोशिश करो ना। एक रोज नए सवेरे पे नए तरीके से उठो, नई चीज सोचो। आज सोचो नया सवेरा है, कुछ नया करेंगे यार, कुछ नए तरीके से मिलेंगे। हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी क्रिस्प चाहिए होता है, उसको भी आप ही को क्रिएट करना पड़ता है, कोई बाहर से आके क्रिएट नहीं करेगा। क्रिस्प खत्म तो इसका मतलब रिलेशन खत्म, वो गलत थॉट है। कुछ नया ढूंढ के लाओ यार, कुछ नया करो। आज आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं तो क्या कहते हैं, चलो आज कुछ नया खाने। एक सिंपल, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है। आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हो, रोज तो घर का खाना नहीं खाते हो, कभी रेस्टोरेंट भी जाते हो, और रोज रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते हो, कभी घर का खाना भी खाते हो। रिलेशनशिप भी उसी तरीके से, कभी कभी क्रिस्प चाहिए तो आप रेस्टोरेंट की तरह कुछ नया करो, बट घर के खाने को भी भूलो मत। रिलेशनशिप ही है। तो मेरी नजर में आज के टाइम में फीमेल्स थोड़ा ज्यादा अपने आप को फ्रीडम और मॉडर्निटी दिखाने के चक्कर में, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में घर परिवार से दूर हो रही हैं और फैमिली को प्रायोरिटी ना देके खुद को प्रायोरिटी दे रही हैं। और ये मेजरली आप लेडीज के साथ बता रहे हैं कि ये फीमेल्स के साथ है, फीमेल्स के साथ है। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है, बट मैं ये मानती हूँ कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ड्यूटीज को प्रायोरिटी देती हूँ। फेमिनिज्म क्या होता है आपके लिए? फेमिनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फेमिनिज्म ना सबके अपने अलग ओपिनियंस होते हैं, बट मेरा ओपिनियन फेमिनिज्म में एक फेमिनाइन होना ज्यादा बड़ी बात है। आप सेल्फ डिपेंड हो, कॉन्फिडेंट हो, ये भी जरूरी है। लेकिन अगर आप एक होम मेकर हो, सेल्फ डिपेंड नहीं हो, उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंट हो और लाइफ को बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हो, आप फेमिनिज्म में सबसे टॉप पर हो।
डिपेंड करता है आप फेमिनिज्म में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लाइफ जी रहे हो, जो आप कर रहे हो उस पर आप प्राउडली बिलीव करते हो। जैसे कि मैं एक होम मेकर हूँ, मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक होम मेकर हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेमिनिज्म को फॉलो नहीं करती हूँ। फेमिनिज्म होना एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को गलत तरीके से यूज करना, यू कैन से दैट नहीं हम तो जी दारू पियेंगे तो ही हम फेमिनिज्म कहलाएंगे, हमें फ्रीडम चाहिए, हमें कपड़े ऐसे चाहिए। नो, वी आर इंडियंस और हमें इंडियन ट्रेडिशन को भी फॉलो करना चाहिए और हमें वेस्टर्न कल्चर को भी थोड़ा बहुत फॉलो करना चाहिए, बट पूरी तरह वेस्टर्न भी नहीं बनना चाहिए और पूरी तरह इंडियन भी नहीं बनना चाहिए। तो फेमिनिज्म का मतलब अपने आप को ऊपर दिखाना नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब अपनी क्या कहते हैं पर्सनैलिटी को जितना ज्यादा हो सके बूस्ट करके खुद को, अपने आप को चार्म करो, खुद से प्यार करो, खुद को ऊपर उठाओ। फेमिनिज्म की बार बार गाना गा गा के आप आगे नहीं निकल सकते। जो लड़कियां झंडे लेके जाती हैं कि वही मेरा कहने का एग्जैक्टली मतलब वही है कि रैली निकाल के आप फेमिनिज्म को नहीं फैला सकते हो, घर के अंदर रह के भी आप अपनी फेमिनिज्म को निखार सकते हो। मैं कभी लाइफ में बाहर नहीं पढ़ी हूँ, मैं अपने घर में ही रह के थ्रू आउट मैंने स्टडी करी है। मैं एक जॉइंट फैमिली से रही हूँ, जॉइंट फैमिली में शादी करके गई हूँ, वहां भी मैं होम मेकर रही हूँ, कोई मैंने काम नहीं करा है और तभी मैं एक कॉन्फिडेंट वुमेन हूँ। अगर मेरे सामने कोई बहुत अच्छी प्रोफेशनल वुमेन भी आएगी तो मैं अपने आप को उनसे कम नहीं समझूंगी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। वो फेमिनिज्म की अलग लैंग्वेज पे जाती है, मैं अपनी अलग लैंग्वेज पे जाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस ही फेमिनिज्म है। आप खुद को खूबसूरत बनाएं, खुद को निखारें, वही फेमिनिज्म है। फेमिनिज्म के नाम पे आप मेल्स को डोमिनेट करें कि नहीं जी हमें उन्हें दबाना ही है, खुद को उठाना है, वो गलत। इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। इक्वालिटी की बात करेंगे तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, मेल्स का अपना काम होता है, फीमेल्स का अपना काम होता है, किसी को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जो चीज आगे बढ़ेगी तो दूसरे को प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, तो रिलेशनशिप वहीं पे बहुत खराब हो जाएगा। तो बेटर है दोनों अपना काम करें। लेकिन फेमिनिज्म का झंडा लेके घूमना और सिर्फ ये दिखाना कि जी हम ही सब कुछ है, वो बहुत गलत है। हम ही महिलाओं को ऊपर बढ़ा रहे हैं, वो बहुत गलत है। पैट्रियार्की को लेकर क्या कहते हैं आप? पैट्रियार्की को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? पितृसत्तात्मक जो समाज है मानता है कि पुरुषों को प्रधान होना चाहिए। नहीं, पुरुष प्रधान समाज ठीक है। आपकी बातों से लगकर, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आप मैं महिला प्रधान के भी खिलाफ हूँ, मैं पुरुष प्रधान के भी खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से दोनों ही अपने आप में है। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, सतयुग से एक बात चलती आ रही है कि महिला घर की प्रधान थी और पुरुष बाहर का प्रधान था। वही बात आज भी है कि सबकी पहले भी जब प्रायोरिटी बटी हुई थी तो आज भी तो बटी हुई होनी चाहिए ना। तो उसमें आप ये कैसे कह देंगे पुरुष प्रधान समाज होना चाहिए, महिला प्रधान? एक्चुअली क्या होता है ना, आज के टाइम में पुरुषों ने महिलाओं ने अपने दिमाग में बैठा रखी है कि पुरुष ने समाज को कैप्चर कर रखा है, और पुरुषों ने दिमाग में बैठा रखी है कि महिलाओं ने समाज को कैप्चर कर रखा है मॉडर्निटी के चक्कर में। लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली हर इंसान का इस समय ना अपनी चलाने की आदत हो गई है, और वो अपनी चलाने के चक्कर में वो गलत जा रहा है, वो सही दिशा में जा ही नहीं रहा है। आप ये मानते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो पुरुषों के साथ नहीं हुए क्या? आज हो रहे हैं। बिल्कुल, पुरुषों के साथ भी हो रहे हैं, महिलाओं के साथ। एक बात बताइए, आप बिल्कुल सच से बताइएगा, आज के टाइम में क्या महिलाएं, अगर महिला सेवा संस्था है तो क्या पुरुष सेवा संस्था नहीं है? होनी चाहिए। होती है। क्यों? मैंने अभी देखा था, कल ही एक ऑटो के पीछे ऐड लगा हुआ था, आपका पुरुष महिलाओं द्वारा सताए गए पुरुषों के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। तो इट मीन्स की होती है, होनी चाहिए। और कितनी बार ऐसा नहीं होता है कि हमने कितनी टीवी में भी देखा है और रोड्स पे भी देखा है, महिलाएं के आदमियों को नहीं पीटती हैं। तो उसका रीजन होता होगा? तो रीजन होता है, तो अगर रीजन है तो महिलाएं पिट रही तो पुरुष भी तो पिट रहे हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये चीज नहीं है। क्या इस चीज को किसी, इस जो मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, इसको किसी रेशियो में डाल के देख सकते हैं कि इतने केसेस 90% वुमेन के साथ हो रहे हैं तो 10% आदमियों के साथ हो रहे हैं, या आपने इसको 50-50 पे लाके खड़ा कर दिया? नहीं, 50-50 तो नहीं है। देखो, थोड़ा सा तो लेडीज के साथ अभी है। मानते हो? मानती हूँ उस चीज को है। अब इसको अगर रेशियो वाइज, मेरी पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं ये जनता के उससे नहीं, मैं अपने उससे कह रही हूँ पर्सनली, मैं अभी भी मानती हूँ 65%, 70%। हाँ, 65 to 70 नहीं लेके जाना चाहते? नहीं। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि यार मेल्स भी बहुत टॉर्चर हो रहे हैं। पर्सनली मैं जो अपने आसपास देखती हूँ, लेडीज बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं जेंट्स को। तो मैं ये मानती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। आदमियों को भी बहुत जगह फेस करना पड़ रहा है,
ऐसा नहीं कि इंसल्ट आदमी की ही होती है तो औरत की उसमें उसका वो औरत कर रही है, औरत की हो रही है तो आदमी कर रहा है। मेरे हिसाब से फेस तो करना पड़ रहा है, पुरुषों को भी इस समय बहुत फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली महिला सताए पुरुष इस समय मुझे तो ज्यादा दिखते हैं अपने उससे। आज की जनरेशन में डाइवोर्स रेट बहुत एक स्पाइक आया, एकदम से बहुत रेशियो बढ़ गया है। ग्रे डाइवोर्स के बारे में हम सुनते हैं कि एक टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स ले रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया। आप इस चीज को कैसे देखती हो? अगर ये गलत है तो बताइए, अगर ये सही है तो बताइए। मेरे हिसाब से डाइवोर्स ना बनी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उस केस में जहाँ बिल्कुल मैरिज फिनिश हो चुकी है, फिनिश इन द सेंस कि नो चांसेस टू इम्प्रूव, हाँ नो चांसेस टू इम्प्रूव, वो डिवोर्स ठीक है। लेकिन आजकल बेफालतू के रीजन पे जो डिवोर्स हो रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे कि मैं आपको 3 एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट वन, मैंने कई न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे केसेस पढ़े हैं और मैंने ऑनलाइन भी देखा है। आजकल 50 के ऊपर के जो लोग हैं वो बहुत डिवोर्स ले रहे हैं। उसका रीजन वो क्या देते हैं? हमारे बच्चे सेटल हो गए, शादी हम सिर्फ बच्चों की वजह से निभा रहे थे, अब बच्चे सेटल है, अब हम अलग हो जाते हैं। फिर वो लोग सेकंड मैरिज की तरफ जाते हैं। ठीक है, पर रीजन बहुत अजीब है। मैरिज फिनिश कैसे हुई? उसका गवाह कौन है? क्या कारण है? क्यों मैरिज फिनिश हो रही है? उसको पहले सॉल्व करो। नहीं हो रही है, बच्चों के साथ डिस्कस करो। नहीं हो रही है तब खत्म करो। बट ये रीजन देके सिर्फ आपको दूसरे शादी में जाना है, दूसरे रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है, वो मैं गलत मानती हूँ। मे बी फ्रीडम की बात हो, और फ्रीडम की बात हो तो फ्रीडम में भी अब ये बात तो देखनी पड़ेगी ना कि रिलेशनशिप को एंड करने का वो रीजन क्या दे रहे हैं। मोस्टली फ्रीडम रहता है, मोस्टली फ्रीडम रहता है। लेकिन फ्रीडम में भी ना, मैंने आपको भी एक बात बहुत अच्छी कही थी, फ्रीडम हमारे दिमाग, अच्छा शायद मैंने नहीं कही है तो मैं अब कहती हूँ, फ्रीडम हमारे दिमाग का खेल है। ओके, अगर आप दिमाग से फ्री हो तो आप फ्री हो, अगर आप दिमाग से बंधे हो तो बंधे हो। कोई आपको बांध के रख रहा है, जबरदस्ती कोई हाथ पैर नहीं बांध के डाल रहा है। थोड़े से आप अपनी बात को समझाने की कोशिश करो ना सामने वाले को। हाँ, सामने वाला आपकी बात बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है और आपको कोई फ्रीडम से मतलब आपका कोई बात ही आपकी नहीं मान रहा है और आपके ओपिनियंस उसके लिए मैटर नहीं करते, तब तो वो गलत है। लेकिन अगर आप अपनी ओपिनियन नहीं रख रहे हो, अपनी ही बात करे जा रहे हो और सामने वाले को समझने का मौका नहीं दे रहे हो कि वो आपको समझे, तो फिर वो गलत है। आप खिलाफ हैं ग्रेस डाइवोर्स के या इन एनी वे किसी भी डाइवोर्स के? मैं डाइवोर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत डाइवोर्स के, हाँ, गलत रीजंस की वजह से खिलाफ हूँ। जैसे अभी मैं कल ही पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे कि एक लड़की ने ये रीजन दिया है कि मेरा हस्बैंड ना बहुत सीधा है, तो 4 दिन में उसने डिवोर्स फाइल कर दिया है। या हस्बैंड सीधा है, तुम्हें शादी के पहले नहीं पता चला था हस्बैंड सीधा है? और ये क्या बात हुई कि मुझे टेढ़ा लड़का चाहिए इसलिए मैं सीधे लड़के की वजह से शादी तोड़ रही हूँ? तो ये तो बेवकूफी वाला रीजन है ना। तो ये तो बिल्कुल वर्थलेस, जब बेकार का रीजन है, ऐसे डिवोर्स गलत है। यही अगर हस्बैंड उसको मार रहा होता, पीट रहा होता, या घर में लॉक कर देता, या उसको सर्वाइव करना पड़ता, या उसके बिल्कुल मेंटल स्टेट के उसके, क्योंकि फिजिकल अब्यूज इज नॉट जस्ट अब्यूज, मेंटल अब्यूज भी होता है कि अगर आपको वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपकी लाइफस्टाइल को आपको फ्रीडम नहीं दे रहा है, वो भी गलत है। बट ये रीजन अगर आप पकड़ के डिवोर्स ले रहे हो तो वो ठीक है, वो जेन्युइन है और होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जीवन जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर आप ये कह के डिवोर्स ले रहे हो कि जी मेरा मन नहीं बैठ रहा है या मेरा किसी दूसरे से मन लग गया है, या फिर ये शादी निभाने का मन नहीं है, रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं है, उसलिए डिवोर्स ले रहे हो, तो वो गलत है। एंड आई थिंक मैंने जितना नोटिस किया है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, उन्हें शादी करनी है, मैसिव शादी होगी, ऐसी हल्दी करनी है, ऐसे मेहंदी करनी है, ऐसे आउटफिट, आजकल शादी की बिजनेस हो गया है। वो वहां तक वो कर लेंगे, 1 हफ्ता, 1.5 महीना, 2 महीना हैप्पीली लाइफ, जो सबसे बेस्ट मोमेंट होते हैं वो जीने के बाद उन्हें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज का समझ आता है तब उन्हें लगता है गलत हो गया। यही एग्जैक्टली एक्चुअली आजकल शादियां जो है, लड़कियां, मैं आपको जो बोला था वो आपने मेरी बात अब खुद कह दी है। लड़कियां शादी इसलिए नहीं निभा रही है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उनको एडजस्ट करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में एक फैंटेसी बैठा रखी है कि शादी इज अ फैंटेसी, हमें सुंदर दिखना है, अच्छे से रिचुअल्स होने चाहिए, इंस्टा पे बढ़िया सी फोटो डालनी चाहिए। दोनों तरफ से नहीं होती, ये दोनों तरफ से नहीं होती है। लड़के आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियों का ज्यादा रहता है कि हमें इंस्टा पे रहना है और बहुत अच्छा दिखना है, और शादी हमारे लिए बहुत फेरी टेल है। ठीक है, लड़के इमेजिन नहीं करते फेरी टेल वाली चीज, लड़की आएगी, बहू आएगी, बहू नहीं, घर का सब लड़के इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने जितने भी नोन पीपल्स को जानती हूँ, मोस्टली लड़के ना 80-90% नर्वस होते हैं शादी को लेके, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, उनके ऊपर एक लड़की आती है जो अपना घर परिवार छोड़ के आती है और उनके बेस पे आ रही है,
तो मेरे हिसाब से वो लोग ज्यादा नर्वस होते हैं इस चीज को लेके कि यार हमें उसे अच्छे से रखना है। तो मेरे हिसाब से लड़के नर्वस होते हैं, लड़कियां एंजॉय कर रही होती है आज के टाइम में, क्योंकि उनको तो ये लगता है शादी हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, नए घर जा रहे हैं, नए परिवार के साथ रहेंगे, ऐश करेंगे, पति हमारे साथ खूब खर्चा करेगा और होगा। एक्चुअली आजकल एक चीज और है बहुत बड़ी, शादियों को लेके लड़कियों को लड़के अमीर चाहिए, ज्यादा कमाने वाले, ताकि वो उन्हें एंजॉय करवाएं। उनके लिए एंजॉय करने का मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, हम बहुत मॉडर्न कपड़े पहने और क्या कहते हैं दारू पिए, पार्टी करें, यही सब चल रहा है। लड़कियां जो है वो सोच को बहुत गलत लेके जा रही हैं, इसीलिए आजकल डिवोर्स रेट बढ़ गया है। तो मैं इसीलिए मानती हूँ आप कहीं भी केसेस पढ़ लो, कहीं भी ये नहीं लिखा होगा कि लड़का जो है वो क्या कहते हैं दारू बहुत ज्यादा पी के और क्या कहते हैं वो कह रहा है कि मैं तो दारू ही पीऊंगा, तो मुझे पीने नहीं दे रही है तो डिवोर्स लेते हैं। दोनों बराबर चल रहे हैं, लेकिन जहाँ लड़की है तू मुझे पीने नहीं दे रहा, चल डिवोर्स लेते हैं, ये क्या बात होती है? रिश्ता निभाने की कोशिश तो करो, कोशिश तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ये दोनों तरफ से होना चाहिए। लड़कियां आजकल निभाने में थोड़ा सा पीछे रह जा रही है, जो अपने फेमिनिज्म वाली बात कही ना उसकी वजह से, क्योंकि वो फेमिनिज्म का झंडा लेके घूम रही है, उनको लग रहा है कि हमें ही अपनी चलानी है, इसीलिए वो ये चीज कर रही है, तो वो गलत जा रही है। इस देश में शादी के बाद 4 में से 1 महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हाँ, 18 साल से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाती है, दहेज प्रथा आज भी चल रही है। पहले देखिए वो सारी चीजें चल रही हैं, आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप शहर में हैं, मैं शहर में बैठा हूँ, मेट्रोपॉलिटन शहर में बैठ के इक्वालिटी की बात करना, बट व्हेन इट कम्स टू अ विलेज, गांव में हमने देखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, अभी भी हम सुनते हैं कि ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब आपके साथ बात करके ऐसा लग रहा है कि आपने पैट्रियार्की बात करके ऐसा भी लग रहा है कि आपका फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो आपने दुनिया को उसी तरीके से देखा है। नहीं, गलत है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। माय मदर वाज अ कैंसर पेशेंट, तो उनके साथ मुझे अक्सर ना हॉस्पिटल में महीनों रहना पड़ता था। तो मैं दिल्ली भी रही हूँ, मैं मुंबई भी उनके साथ रही हूँ और हैदराबाद भी रही हूँ। मेरा एक हॉबी थी, ये हर एक की नहीं होती, मेरी है। मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, अलग अलग रीजन के, अलग अलग कास्ट कल्चर के। तो मैं जब उन लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि शहर में होता है, गांव में ये होता है, गांव में ये होता है, शहर में होता है, वो गलत है। आजकल हर जगह हर कुछ हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस के शहर में नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर वो चीज नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस गाँव में ज्यादा रेशियो है, ये भी गलत है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ गांव के लोग ज्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं शहर के मुकाबले। ये सारी छोटी छोटी चीजें शहर से ही निकल के गांव में गई हैं। क्योंकि अगर आप देखो डोमेस्टिक वायलेंस वाला वर्ड आया कहाँ से है? शहर से। गांव की औरतें तो शिकायतें वैसे भी नहीं करती हैं कि उनका पति उन्हें मार रहा है, उन्हें तो सिखाया यही जाता है कि पति के साथ ही तुम्हें रहना है। शहर की औरतों को सिखाया जाता है कि तुम्हें अपने लिए जीना है, तो वो उस हिसाब से चलती हैं। तो उनके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक वर्ड है, गांव की औरतों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड ही नहीं है। उनके हिसाब से उनका पति उन्हें मार रहा है, वो सही है, क्योंकि वो पति परमेश्वर है। आप उसके तो खिलाफ है, राइट? हाँ, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आप गलत का साथ दे रहे हो। मेरे हिसाब से गलत को गलत कहना कोई गलत नहीं है। हमारी गीता में भी लिखा है गलत का साथ देना, गलत करना और गलती बर्दाश्त करना, तीनों ही गलत है। और जब गीता जी में कृष्ण जी ने खुद बोला है तो मैं ये मानती हूँ कि गलत गलत ही होता है, एंड नो मीन्स नो ही होता है। अगर आप सही हो तो अपनी बात को इतना स्ट्रांगली रखो कि सामने वाला आपको गलत ठहरा ही नहीं सकता, लेकिन उसके लिए आपको सही होना पड़ेगा। अगर आप सही नहीं हो तो सामने वाले से आप उम्मीद मत रखो कि आपको वो सही कहेगा। तो आप अगर शहर की बात करें और गांव की बात करें तो औरतों के साथ अत्याचार शहर में भी होता है, गांव में भी होता है। और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर चौथी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, आज भी हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं शहर की नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटे से टाउन से आती हूँ, और उस छोटे से टाउन में बहुत कम लोग रहते हैं, सिर्फ 2 लाख की आबादी है, 1.5 लाख की आबादी का एक बहुत छोटा सा शहर है मेरा। तो मैं छोटे शहर से होने के बाद भी, और थ्रू आउट मैं वहीं रही हूँ, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी वहीं हुआ है, मेरी मैरिज भी लोकल हुई है। तो इसलिए मैं ये नहीं है कि मैं शहर के खिलाफ हूँ या मैं गांव के खिलाफ हूँ, पर मैं ये देख रही हूँ कि मैं कंफर्ट लाइफ में रही हूँ। तो ये नहीं है कि मैंने एक्सपीरियंसेस नहीं करे, बट मैंने लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंसेस देखे हैं। उन्होंने हर तरह की लाइफ जी है, उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस भी सहा है, उन्होंने वायलेंस भी सहा है, उन्होंने नॉर्मल लाइफ भी जी है। तो
हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं और मैं ये मानती हूँ कि अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो बुरे में भी ना लोगों के ओपिनियंस है। कई औरतें बर्दाश्त कर जाती हैं क्योंकि वो उसे गलत नहीं मानती और कई औरतें बर्दाश्त नहीं करती हैं क्योंकि वो उसे गलत मानती हैं। तो और कई औरतें, तीसरी भी एक कैटेगरी होती है जो बर्दाश्त ही कर रही हैं, चाहे वो बुरा माने या कुछ भी माने, वो मानती ही जा रही हैं, वो सर्वाइव कर रही है। लेकिन हर कंडीशन में अगर आप देखो तो तीनों चीजें गलत ही हैं, क्योंकि वुमेन को भी स्ट्रांग होना चाहिए और हस्बैंड को भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट रिश्ता निभाना सीखो। सबसे जरूरी है रिश्ता निभाना। डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ खड़ी हो, पति को सबक सिखाओ, उसे सही रखो। लेकिन अगर पति नहीं सुधर रहा तो मैरिज को खत्म कर लो, वो ज्यादा बेटर है। बट अगर पति के सुधरने की गुंजाइश है तो कृपया करके उसे चाहे मारता रहे, नहीं मारता रहे, क्यों? सुधारने की गुंजाइश होती है। कैसे? देखो अब एक बात अब सुनो, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बचपन से लड़कों को एक बात सिखाई जाती है, आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बीवियां जो होती हैं वो पैरों की जूती होती हैं। कई घरों में आज भी लड़कों को ये बात सिखाई जाती है और ये मैंने देखी है, खुद देखी है। तो इस वजह से क्या होता है लड़कों के दिमाग में, और वो अपने पेरेंट्स को भी देखते आ रहे हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा भी होता है ना, पेरेंट्स पे भी वाइफ झेल रही है, वो तो शादी निभा रही है बट हस्बैंड तो टॉर्चर कर रहा है। हर लड़के उसे भी तो देख के वही सीख रहे हैं कि हमारी वाइफ भी तो फिर ऐसी ही होगी, वो इसीलिए उनके साथ ये सब कर रहे हैं। लेकिन लड़के की अपनी ओपिनियन तो है ही नहीं, इन सब में उसकी एजुकेशन गलत हुई है, उसकी अपनी ओपिनियन नहीं है। अगर एक वाइफ इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपने हस्बैंड का ओपिनियन बदल सकती है, अपने प्यार से, अपने रख रखाव से, अपने कल्चर से थोड़ा सा उसको पैम्पर करे, तो शायद हस्बैंड सुधर जाए। मारे और वो पैम्पर करे? नहीं, वो गलत चीज है। वो मारे वो पैम्पर करे नहीं। मेरे कहने का मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम हस्बैंड को बैठ के शांति से समझा सकते हैं तो समझा सकते हैं, नहीं समझ रहा है तो छोड़ देने में बेटर है। ठीक है, मैं उस चीज को मानती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि आप, कई केसेस में ना सुधार की भी गुंजाइश होती है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक वाइफ ने बहुत अच्छी तरीके से अपने हस्बैंड को सिखाया था। वो उसको बहुत मारता था, तो उसने एक दिन कहा कि तुम मुझे मार मार के खत्म कर दोगे तो फिर जियोगे किसके साथ? क्योंकि तुम खुद कहते हो कि तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और फिर तुम दूसरी लाओगे तो फिर दूसरी तुम्हें प्यार नहीं करेगी, उसकी क्या गारंटी है? तो उसको ये बात समझ आई कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, इतना मारने के बाद? हाँ, इतना मारने, उतनी समझ में आई, और उसे ये भी लगा कि हाँ मेरी वाइफ मेरे लिए मेरी लाइफ है, तो इसीलिए मुझे शायद उसके साथ ये नहीं करना चाहिए। उसने धीरे धीरे अपने आप को ठीक करा और मैरिज उनकी बहुत अच्छी चल रही है। आज उनकी शादी को 30 ईयर्स हो गए। आप नहीं मानते इस केस में उस महिला ने कॉम्प्रोमाइज किया? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसने उस रिश्ते को निभाया है एक ट्रूली तरीके से। मारपीट हुई हो, मारपीट सहने के बाद भी अगर हस्बैंड ने उसके बाद उसे जीवन भर प्यार करा तो उसमें क्या बुराई है? एक 2 साल की मारपीट के बाद उसे 28 साल का वो प्यार और वो इज्जत मिली है, तो मैं ये मानती हूँ कि रिश्ता बचाया है उसने। और रिश्ता बचाना मुझे ज्यादा बड़ा लगा। बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में बनी हैं इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल थप्पड़, वो तो सबसे बड़ा एग्जांपल है। थप्पड़ के ऊपर डिवोर्स हो गया, राइट? तो आप ये गलत मानते हैं? जहां थप्पड़ मारा गया वो बिल्कुल गलत था, पर उस पर अगर हम बात करते, थोड़ा सा उसे सुधारने की शायद कोशिश करते, शायद ठीक हो सकता था। बट वो जगह अगर मेरे साथ भी होती तो शायद मैं भी नहीं रह पाती। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती। मिसेस मूवी देखी आपने? हाँ, मैंने मिसेस मूवी देखी। क्या लगता है, लड़की के साथ गलत हुआ या परिवार सही था? नहीं, परिवार बहुत गलत था, बट उसमें सबसे ज्यादा गलत उनकी सास को मानती हूँ, क्योंकि उनकी सास ने ना वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया था कि पति को परमेश्वर की तरह रखना है, और पति अगर आपको मार पीट के गुलाम बना के भी रख रहा है तो आपको गुलाम बनना है। इसीलिए वो ये चीज बहू को भी सर्वाइव करी। जैसे मैंने अभी आपको कहा, घर से एजुकेशन मिलती है, उस लड़के को एजुकेशन ये मिली थी कि हस्बैंड की जगह होती है डोमिनेटिंग वाली और वाइफ की होती है सिंपल सर्वाइव करने वाली, जो आपके आगे हमेशा दब के रहे। तो हस्बैंड को एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहना है और वाइफ को सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज करना है, फिजिकली और आपके खाना बनाने काम वाली, 2 ही, फिजिकली और काम वाली। मेंटली तो छोड़ो, वो तो प्यार था ही नहीं, वो फिजिकली। क्योंकि उसने अपने फादर मदर को उसी तरह देखा। उसकी मदर ने क्या करा, उसके हस्बैंड ने कह दिया मैं तो सिलबट्टे का ही खाना खाऊंगा, तो सिलबट्टे पे कम। आजकल की लड़कियों को सिलबट्टा चलाना नहीं आता है, तो आप मिक्सी का खाओ ना, कॉम्प्रोमाइज तो करो, पर वो तो राजी ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो मैं ये मानती हूँ कि उसमें ना अपब्रिंगिंग लड़के की फैमिली से ही गलत हुई है, क्योंकि माँ बाप ही गलत थे। तो सबसे बड़ी गलती उस लेडी की थी, अपनी सास की। मुझे जब पता लगा, उसी मूवी में अगर आपने एक डायलॉग सुना, मैंने बहुत अच्छे से देखा था, उसकी सास बहुत एजुकेटेड थी, PhD करी हुई थी।
एक पीएचडी महिला अगर पूरा सब कुछ बर्दाश्त करके एक बेंचमार्क सेट कर रही है कि मुझे गुलाम बन के ही रहना है, तो फिर आगे बहू भी तो गुलामी बनेगी। पर अगर वही, मेरे को पता है उस मूवी में एक एंडिंग बहुत कम अच्छी लगी। अगर आप मुझसे पूछें, मुझे एंडिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। एंडिंग में वो ये दिखा सकते थे कि सास आ रही है और पीएचडी करने के बाद जब उसमें मेरे को पता है उस एंडिंग की क्या उम्मीद थी कि वो अपनी बेटी के घर से वापस आएगी और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बहू के साथ इतना कुछ हो गया, वो उसे सपोर्ट करेगी। ये मेरी सोच थी उस मूवी को देखते हुए। मेरे हिसाब से एंडिंग ये होनी चाहिए थी कि सास को भी डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। नहीं, मेरे हिसाब से एंडिंग ये होनी चाहिए थी, सास को बहू का सपोर्ट करना चाहिए था और मर्दों को सुधारना चाहिए था। मेरे हिसाब से, क्योंकि सास ने ही सबसे बड़ी गलत बेंचमार्क सेट कर दिया, इसीलिए बहू को इतना सर्वाइव करना पड़ा। उस केस में डिवोर्स बहुत सही था। सास को डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, पति को सुधारना चाहिए था। क्योंकि ये बहुत साल पहले की बात है, पहले पतियों में हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स नहीं होते थे, शादियां निभाने को कहा जाता था। अगर तभी से शादियां निभाते हुए एक लेडी अपने हस्बैंड को संभाल के चले और बराबरी का हिसाब रखे, तो आगे तक की जनरेशन आपकी जो है वो ठीक होती है। जैसे कि मेरी शादी में मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ दोनों ही एक दूसरे को संभाल के चलते हैं। उन्होंने वही चीज अपने बेटे को सिखाई है। आज मेरी लाइफ भी बहुत सेटल है। ये एजुकेशन आपको घर से ही मिलती है। मैं बात करूं मेरे पेरेंट्स की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनके जैसा कपल आज तक नहीं देखा है। मैं उन्हें एक आइडियल कपल मानती हूँ, बिकॉज मेरी मदर एक कैंसर सर्वाइवर थी और मेरे फादर का 1995 में बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत मेजर। उसकी वजह से मेरे फादर के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। मेरी मम्मी ने क्या उन्हें छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने एंड तक निभाया। मेरी मम्मी को इनफैक्ट जिस दिन डॉक्टर ने बोला आपके पास सिर्फ 2 महीने का समय है, तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, मैं अपने घर में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करूंगी, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम्हें घर संभालना है। तो उन्हें चिंता बच्चों से पहले मेरे पापा की थी। वो उन दोनों का प्यार था, वो उन दोनों का एक हेल्दी रिलेशनशिप था। मेरे पापा किसी के लिए कभी नहीं रोए, मेरी मम्मा के लिए रोए। आप सुधारने वाली बात कह रहे हैं ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स का देती हूँ। मेरे फादर बहुत हैवीली ड्रिंक करते थे, नॉनवेज खाते थे, एंड माय मम्मा इज अ प्योर जैनी। तो वो जैनिज्म को फॉलो करती थी, तो उन्हें तो ड्रिंक और नॉनवेज, तो वो प्याज को ही हाथ नहीं लगाती थी। और मेरे पापा नॉन वेजिटेरियन थे कंप्लीट। तो मेरे पापा और मेरी मम्मी ने उस पर भी उन्हें निभाया और उन्हें बहुत प्यार से संभाला। जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी शादी को तब सिर्फ 7 साल हुए थे। तो मेरे पापा को समझ आ गया कि हम गलत, ये मैं सुधरने वाला जो है कि आपको स्टेज कह रही हूँ, मेरे पापा को समझ आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा अगर जिंदगी आगे जीनी है तो नॉनवेज और ड्रिंक छोड़ना पड़ेगा। मेरे पापा ने कहा मुझे अपने बच्चे और बीवी के लिए जीना है, तो उन्होंने छोड़ दिया। बहुत ज्यादा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉनवेज खाने के बाद भी मेरे पापा ने आफ्टर एक्सीडेंट सब कुछ छोड़ दिया, एक हेल्दी लाइफ जी और बहुत अच्छी लाइफ जी। और मेरे नहीं, उन्हें हेल्थ इश्यूज तो बहुत हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मम्मी को, हमें बहुत प्यार दिया। मेरी फैमिली में मुझे पता होता था साल के 3 महीने हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो मोस्टली हॉस्पिटल में ही रहते थे। तो लेकिन वो जितना टाइम हमारे साथ बिताते थे वो हमें रिश्ता समझाते थे। रिश्ता निभाओ, हर रिश्ते की एक मर्यादा है, उसे निभाओ। जिस दिन तुमने ये कर लिया, कभी भी घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ना डोमेस्टिक वायलेंस आएगा, ना आपके डिवोर्स आएंगे, ना आपको फेमिनिज्म की जरूरत है, ना आपको फ्रीडम की जरूरत है। ये सारे टॉपिक्स हट जाएंगे अगर आपने हर रिश्ता प्यार से निभाया तो। आपकी बातों से सुनकर ऐसा लगता है कि आप पार्टनर को मदर वाला रोल प्ले करवाना चाहते हैं। वाइफ ऐसा रोल प्ले करे कि उसे समझाए, उसे बताए शी इज अ पार्टनर, वो इक्वल पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों चीजें एक दूसरे को समझाएं। उस रिश्ते में ये बात कह रही हूँ जिस रिश्ते में आपने मुझसे डिवोर्स के बारे में पूछा। अगर आप मुझसे पूछे, दोनों को मैंने हमेशा कहा इक्वालिटी होनी चाहिए। वाइफ गलती करे तो हस्बैंड उसे समझाए, हस्बैंड गलती करे तो वाइफ उसे समझाए। ठीक है। मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते में यही है, हम एट दैट पॉइंट नहीं लड़ते हैं। हम उस बात को 2 दिन बाद डिस्कस करते हैं और शांति से डिस्कस करते हैं। तो हमारी लाइफ जो होती है बहुत इजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड की गलतियां उनको नहीं गिनवाती हूँ। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि तुमने ये गलती करी है और ये गलती ऐसे होनी नहीं चाहिए थी। तुमने मेरे साथ यहाँ पे ये करा है, ये नहीं होना चाहिए था। तो मेरा ओपिनियन है, तो उसे वो सुनते हैं। लेकिन अगर आप हीट ऑफ द मोमेंट ये बात कहोगे ना, तो वो झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और फिर आप कुछ नहीं होगा, फिर आपको ऐसा लगेगा अभी छोड़ दो।
वही चीज कभी नहीं आनी चाहिए दिमाग में। दिमाग में शांति होनी चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि आप लड़ रहे हो, हीट ऑफ द मोमेंट, लड़ते वक्त भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जिस दिन आपने ये सारे थोड़े छोटे छोटे मंत्रास अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिए ना, सो मेरे हिसाब से कभी भी किसी भी टॉपिक पे हमें डिस्कस करेंगे ही नहीं। लाइफ के 3 मंत्र हैं मेरी अपने। पहला, लेट इट गो। हर चीज को लेट इट गो कर दो। जिस दिन आपने लेट इट गो करना सीख लिया, आप लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि आप सोचना बंद कर दोगे, पॉजिटिव रहोगे। सेकेंडली, आपको हमेशा हर रिश्ते की रिस्पेक्ट करनी है। रिश्ते की रिस्पेक्ट इन द सेंस अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। पहले अपने से रिश्ता जोड़ो, फिर सामने वाले से रिश्ता जोड़ो। अपने को खुश रखो, फिर सामने वाले को खुश रखो। चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आपके रिलेटिव्स में आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके सास ससुर हो, कोई भी हो। हर रिश्ते को अगर आप प्यार से निभाओगे और पॉजिटिव रहोगे, तो रिश्ते की मर्यादा रखोगे, तो बिल्कुल आपका रिश्ता कभी भी सरवाइव नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है, अपनी प्रॉब्लम्स को हमेशा प्रॉब्लम ना समझो। सबसे पहली बात, आप प्रॉब्लम में हो। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो मैं हर समय परेशान रहती थी कि मम्मी बहुत सरवाइव कर रही हैं, बहुत पेन में है। पर जब मैं और लोगों से जाके बात करती थी ना, और पेशेंट के अटेंडेंट से, कभी आप उनका दर्द सुन के देखिए सर, आपको तब पता लगेगा कि आप कितने सुखी हैं। दुनिया में हर एक इंसान दुखी है, ठीक है, और सबके दुख का लेवल अलग है। आपको लगेगा आप सबसे ज्यादा दुखी है, आपको अलग हो जाना चाहिए या रिश्ते को खत्म करना चाहिए, पर कभी सामने वाले का जाके देखिए, वो आपसे ज्यादा दुखी है। तो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा मंत्र है, मैं जब खुद दुखी होती हूँ या मुझे कोई बात बुरी लगती है या मुझे लगता है कि आज मेरे पास ये चीज नहीं है, तो मैं जेलेसी फील नहीं करती हूँ, मैं अपने आसपास देखती हूँ। और जब मुझे अपने आसपास बहुत सारे दुखी लोग दिखते हैं, तो मुझे लगता है यार इनसे बेटर तो मैं हूँ। तो जब मैं हूँ बेटर, तो फिर क्यों जरूरत हो रही है मुझे दुख रखने की, और क्यों जरूरत है मुझे आगे नहीं बढ़ने की। बस चलो अब ना एक रैपिड फायर खेलते हैं। मैं कुछ आपसे सवाल करूंगा, कुछ अच्छे सवाल लग सकते हैं आपको, कुछ खराब भी लग सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। ट्राई करेंगे कम से कम शब्दों में उनका जवाब, ठीक है ना। पहला सवाल, औरतों की आजादी पर कंट्रोल होना चाहिए? औरतों की आजादी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। औरत को आजाद होना चाहिए, लेकिन एक हिसाब से, दिमाग से। अगर आप दिमाग से आजाद हो तो आप आजाद हो। ठीक है। जीन्स या साड़ी, औरत को क्या पहनना चाहिए? सब कुछ समय के हिसाब से। घर में हो और इंडियन ट्रेडिशन में हो और जॉइंट फैमिली में रहो, साड़ी सूट पहनो। पर्सनली क्या चूज करेंगे? मैं पर्सनली दोनों ड्रेसेस चूज करूंगी, क्योंकि मैं साड़ी को एक साड़ी ना मान के ना, मैं उसे बहुत कुछ मानती हूँ। आई लव साड़ी। और रही बात जीन्स की, हस्बैंड के साथ बाहर जा रहे हो, वेस्टर्न पहनो, और घर में भी पहन सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से वेयर कर रहे हो। मेरे हिसाब से इंडियन ट्रेडिशन में इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए। एक आइडियल बहू वर्किंग वुमेन होनी चाहिए या फिर होम मेकर? दोनों पॉसिबल है। हाँ, एक बल्कि आपको एक बात, बहुत छोटी सी बात कहूंगी। एक लेडी एक ऐसी चीज है जो सब कुछ सरवाइव कर सकती है। एक जेंट्स घर नहीं संभाल सकता, लेडी घर और बाहर संभाल सकती है। तो मेरे हिसाब से चाहे होम मेकर हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, दोनों चीजें बेस्ट है। आजकल लड़कियों की सबसे बुरी आदत क्या है, जो मतलब आप फेस कर रहे हैं कि विमेंस के साथ ये इशू सबसे ज्यादा आ रहा है? कहाँ है दिक्कत? लड़कियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी फ्रीडम के लिए लड़ते हुए अपने आप को गलत राह पे ले जाना, मेरे हिसाब से। तो उस वजह से लड़कियां गलत जा रही हैं। लेकिन लड़कियों को जो फेस करना पड़ रहा है वो भी गलत। लड़कियों को फेस तो करना पड़ रहा है। फेस सबसे ज्यादा ईव टीजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, और आपका ये सारे इश्यूज हमेशा से ही होते आए हैं। बट उसको अगर हम थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, पर ये हमारे ही हाथ में है, हमारी सोच। हस्बैंड बोलता है खाना मुझे पसंद नहीं आया, वाइफ को क्या कहना चाहिए? दोबारा बना दूं? नहीं, उन्हें ये बोलना चाहिए चलो दोनों मिलकर दोबारा बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। ओके। आंसर्स देने का तरीका होता है। अगर आप पॉजिटिव आंसर दोगे ना, सामने वाला समझेगा। नेगेटिव आंसर तो खुद बना लो, लड़ाई होगी। लड़ना क्या? बनाते हैं। चलो साथ में मिलकर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से ऑर्डर कर लो। नहीं, क्यों करो, चलो साथ में मिलकर बनाते हैं यार। उससे प्यार भी बढ़ेगा, साथ में काम करेंगे तो प्यार बढ़ेगा। ऑनलाइन डेटिंग एप्स सपोर्ट करती हैं हम इनको? पर डेटिंग एप्स की वजह से लोग अब 10 जगह जो जा रहे हैं 10 गलियों में, वो गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने भी लव मैरिज करी है, बट आप एक के साथ लॉयल रहो तो ज्यादा बेटर। एग्जैक्टली। जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? दोनों के अपने स्पेशल वो है, क्योंकि मैं दोनों तरीके से सरवाइव कर चुकी हूँ। मैं बिफोर मैरिज न्यूक्लियर फैमिली में भी रही हूँ और आफ्टर मैरिज जॉइंट फैमिली में भी रही हूँ। मेरे हिसाब से दोनों के अपने बेनिफिट्स भी हैं और दोनों के माइनस पॉइंट्स भी हैं। ओके। औरत का सबसे बड़ा हथियार, वेपन क्या है? उसका प्यार। ओके।
लोग उसकी कुछ इज्जत? भी मान लें, लेकिन मैं प्यार मानती हूँ। उसकी इज्जत? अगर इज्जत भी है बट प्यार, अगर वो प्यार दे रही है और निश्चल प्यार दे रही है, अगर वो एक्सपेक्टेशन रखेगी कि मुझे सामने से इज्जत भी मिले और ये भी मिले, जरूर वहां पे कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से उसकी एक्सपेक्टेशन टूटेगी। बट अगर वो बिना एक्सपेक्टेशन के अपना काम कर रही है और हर चीज की मर्यादा रख रही है और खुश है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले जन्म मोहे बेटिया ना कीजो या कीजो? बिल्कुल कीजो, ऑफ कोर्स बेटियां होनी चाहिए। मेरे को खुद बेटी चाहिए थी और मैं खुद एक प्राउड डॉटर हूँ। मेरे मम्मी पापा के लिए मैं प्रायोरिटी थी। आप अगले जन्म में बिल्कुल बेटी बनना चाहूंगी। ठीक है। एक कम्युनिटी बहुत ट्रेंड में है, LGBT कम्युनिटी। आप आई थिंक समझते होंगे, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स। मैं सबकी जानती हूँ। क्या चाहती हैं आप इन चीजों से कि ये जो आज की जनरेशन जा रही है इन चीजों में, सही है गलत? बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि ये ना बहुत पहले से चलती आ रही चीज है। कम्युनिटी की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम राजा महाराजाओं के टाइम से देखोगे तो तुमको ये मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स बहुत सारे कि ये थी, तब भी थी, पर तब थोड़ी छुपी हुई थी, आज ही खुली हुई है। और मेरे हिसाब से हर एक को भगवान ने जैसा बनाया ना, ठीक है। आप सपोर्ट करती हैं सेम सेक्स मैरिजेस को? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उनके अपने सोचने, अगर उसमें प्यार है और वो रिश्ता निभा रहे तो ठीक है। अगर उसमें प्यार ही नहीं और जबरदस्ती वाला है सब, तो जैसे वो आपका अपोजिट मैरिज हो गई वैसी हो सेम मैरिज। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, रैपिड फायर हो गया हमारा, अब बात करते हैं बॉलीवुड पे। बॉलीवुड ने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया है या बॉलीवुड समाज का आईना है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से ना बॉलीवुड सिर्फ 20% आपको वो दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हो, 80% वो अपनी मनमर्जी कर रहा है। मैं पर्सनली बचपन से आज तक कह रही हूँ, सॉरी टू से, बट मैं बॉलीवुड को नहीं मानती क्योंकि मैं हॉलीवुड को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। लोग सोचते हैं हॉलीवुड में थोड़ी सी इस टाइप की मूवीज बनती है, उस टाइप की मूवीज बनती हैं। आप मेरी बात समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। बट अगर आप आज के समय में और पहले के समय में मूवी उठा के देखिए, बॉलीवुड हॉलीवुड से कहीं कहीं ज्यादा एक्सपोजर में रहा है हमेशा, और वो टॉपिक्स को गलत दिखाने के टाइम पे भी गलत ही रहा है। आप जेन्युइनिटी नहीं दिखाते हो ना। आप सास बहू की सीरियल परोस रहे हो, एक तरफ आप मेरी मम्मी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, नंद और बुआ सास को तो आप सबसे गलत दिखा रहे हो। सास बहू के सीरियल्स तो कभी नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड उसे तो सबसे ज्यादा गलत दिखा रहा है। वो एक आईना नहीं है, वो एक अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। हर घर में अपनी एक स्टोरी होती है और हर घर की स्टोरी मैटर करती है, लेकिन जो आप दिखा रहे हो उसके हिसाब से सामने वाला इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो अपना घर भी खराब कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत गलत हैं और लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जिसकी वजह से आज की जनरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप डिवोर्स देख सकते हो, आप एब्यूजिव लाइफ देख सकते हो, उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर में को आप बहुत ज्यादा देख सकते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछो, आज के टाइम में बॉलीवुड वेब सीरीज या मूवीज अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करूंगी। उसके मुकाबले में हॉलीवुड मूवी और चाइनीज और कोरियन वेब सीरीज फैमिली के साथ देख लूंगी, क्योंकि वो लोग कल्चर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आज भी चाइनीज और कोरियन वेब सीरीज आप देखो, उसमें कल्चर है। पाकिस्तान की वेब सीरीज देखो, उसमें कल्चर है। आप साउथ की वेब सीरीज देखो, उसमें कल्चर है। बॉलीवुड की बात करोगे तो बॉलीवुड में कल्चर नहीं। बट आई थिंक रिसेंट मूवीज जो बनी है, लापता लेडीज भी एक मूवी थी और बहुत सारी ऐसी मूवी बनी है जो काफी लापता लेडीज बहुत अच्छी मूवी थी। इनफैक्ट अगर आप मिसेस की जगह उसकी बात करोगे तो लापता लेडीज बहुत बहुत अच्छी मूवी थी। उस हस्बैंड ने कितने अच्छे से अपनी वाइफ को ढूंढा, क्योंकि जबकि वो उससे सिर्फ एक दिन मिला था तो भी वो उससे फुली अटैच था ना, वो रिश्ता निभाना चाहता था। उसकी वाइफ को कितने लोगों ने इन्फ्लुएंस करा कि तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया, तू ऐसे रह गई, तू वैसे। उसको तो उसकी अम्मा ने जो काम करती थी साथ में वो समझाई, उसके बाद भी उसने कहा नहीं अम्मा, मेरा पति आएगा या मुझे रखेगा। उसको जगह मिली, वो गई, उसको उसका हस्बैंड लेने स्टेशन पे आया था ना, उसी दिन आया था, तो प्यार था। तो मेरे हिसाब से लापता लेडीज को देखो, मिसेस को मत देखो। लापता लेडीज से आप लोग इन्फ्लुएंस हो कि हस्बैंड वाइफ में प्यार होना चाहिए, रिश्ता निभाने की क्वालिटी होनी चाहिए, ना के लिए। और लापता लेडीज में एक बहुत अच्छा मैसेज था कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी थी और लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। बट अगर वो लड़की अपने हस्बैंड को शायद समझाती तो हो सकता था, बट मूवी के परसेप्शन से वो केस बहुत अच्छा दिखा है, क्योंकि कई केसेस में लड़के डोमिनेटिंग होते हैं, वो नहीं समझना चाहते, ऐसे में लड़की को भाग जाना ही बेटर है। हाँ, मैं वो चीज भी मानती हूँ। मैं दोनों तरफ से चलती हूँ, लेकिन मैं केस देख के डिपेंड कर उस पर बात करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको यही करना चाहिए या यही करना चाहिए। आपको केस के अकॉर्डिंग
रिएक्ट करना चाहिए। उसको वाइफ चाहिए थी, उसको उसकी वाइफ मिली क्योंकि उसे प्यार था। उसको पढ़ाई चाहिए थी और लाइफ को आराम चाहिए था। उसको ये चाहिए था कि वो सेल्फ डिपेंड बने, अपने परिवार को पाले, क्योंकि उसके फादर नहीं है। ना कि उसे शादी में, वो भी एक सेकंड मैरिज में, जो उसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज थी और जिसमें भी उसकी वाइफ को उसने बहुत एब्यूसिव तरीके से मारा था। ऐसे आदमी के साथ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, 2 सवाल मेरे और रहेंगे उसके बाद, क्योंकि आपके हस्बैंड शुभम अग्रवाल जी भी हमारे साथ रहेंगे। आज की यंग जनरेशन को, स्पेसिफिकली वुमेन को, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मेन समाज, मर्द समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से रिश्ते परस्पर रहें और किस तरीके से आगे की रिलेशनशिप उनकी अच्छी रहे, डाइवोर्स रेट्स कम हो? मेरे हिसाब से ना दोनों को बस अपना काम करना चाहिए और दिमाग को बहुत शांत रखना चाहिए, जो आज के टाइम में लोग नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आपस में कॉन्वर्सेशन नहीं है। अगर आप हर बात को बैठ के सॉल्यूशन ढूंढोगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत होगा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे ससुर बहू का हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो। अगर 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं और शांति से उस बात को सुलझा रहे हैं तो रिश्ता बना रहेगा। लेकिन आजकल के लोग मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, टीवी पे ज्यादा रहते हैं, वो रिश्ते में बात कर ही नहीं रहे हैं। तो अपने दिमाग से चल रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस वजह से वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से औरतों को अपना काम करने के लिए फेमिनिज्म का हिसाब छोड़कर सबसे पहले रिश्तों को निभाना सीखना चाहिए। आदमियों को भी रिश्तों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके लिए भी विमेन प्रायोरिटी होनी चाहिए और विमेन के लिए मैन प्रायोरिटी होनी चाहिए। दोनों ने जिस दिन ये बात समझ ली ना कि हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हैं, उस दिन ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से चलेगा और समाज में ना आदमियों को सर्वाइव करना पड़ेगा ना औरतों को सर्वाइव करना पड़ेगा। सो ड्यूटीज जो होती हैं, अगर आप उनको ढंग से निभा लो, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको कोई बात कभी डिस्कस करनी ही नहीं पड़ेगी, ना डिवोर्स, ना डिवोर्स, ना ये आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ना कुछ। बैठ के बात करना ही इज द ओनली सॉल्यूशन किसी भी रिश्ते में। लेकिन रिस्पेक्ट भी, रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले खुद को दो, फिर सामने वाले को दो। जिस दिन आपने ये काम करना सीख लिया, आपकी लाइफ बहुत पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी ही नहीं। आजकल के लोग असल में पहले गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि समाज में ये हो रहा है तो ये हमारे साथ भी होगा। वो उसको सोच के चलते हैं, इसलिए अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। आप ये सोचो ना, आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा, उसे अपने हाथ से क्यों खराब कर रहे हो? इन्फ्लुएंस मत हो, सबसे बड़ी चीज है इन्फ्लुएंस मत हो। अपनी लाइफ देखो और खुश रहो। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ गर्ल्स ऐसे कमेंट कर सकती हैं कि अब हमें पता बहुत सारे गलत कमेंट्स आएंगे। अब हमें पता लग गया कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। हाँ, कह सकते हैं। ये बात माननी? थोड़े केसेस में मैं जरूर मानती हूँ कि औरत की दुश्मन होती है। आप वो दुश्मन बन गए उनके? बिल्कुल, लेकिन मैं सब केसेस में नहीं मानती हूँ। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर औरत अपना काम सही करे और आदमी अपना काम सही करे तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि औरत की दुश्मन नहीं है। लेकिन आजकल औरतें करती तो गलती हैं कुछ। तो भैया, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर आप जाओगे, मर्द तो कर ही रहा है पर औरत भी तो कर ही रही है ना। तो मर्द भी गलत है, औरत भी। मैं सिर्फ औरत को गलत नहीं मानूंगी, मर्द को भी पूरी तरह गलत मानूंगी। बिल्कुल गलत है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आजकल की जो वर्किंग वुमेन है, वहां पे अगर हम देखें तो डाइवोर्स रेट वहां ज्यादा बढ़ रहा है या वहां पे ज्यादा बढ़ रहा है जहां पे उस महिला को अपने आत्मसम्मान का पता चल गया? डाइवोर्स रेट ना, आप ये नहीं कर सकते, इसको किसी चीज में आप बांध नहीं सकते हो कि ये सिर्फ जॉब वालों का, मतलब वर्किंग वुमेन के साथ ही हो रहा है या होम मेकर्स के साथ हो रहा है। मेरे हिसाब से डिवोर्स के अपने सबके रीजंस होते हैं। अगर रिश्ता आपका बहुत बुरे कंडीशन में पहुंच गया है तो तोड़ना बेस्ट है। अगर आपका रिश्ता सही चल रहा है तो उसे निभाओ, प्लीज उसे निभाओ। रिश्ते को निभाना ही एक सबसे बड़ी चीज है और वो लाइफ का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है जो आपको अच्छा बुरा सब सिखाता है। तो मेरे हिसाब से जहां बिल्कुल खत्म है वहां खत्म कर देना चाहिए और जो है उसे अगर बचाने की उम्मीद है तो बचाना चाहिए। मैं ना तो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट कर रही हूँ, ना मैं डिवोर्स को सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ रिश्ते को सपोर्ट कर रही हूँ। रिश्ता बचाओ, प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। हाल ही में हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे विमेन अपने हस्बैंड से गुस्सा निकालने के लिए उसका मर्डर कर सकती हैं। बहुत सारी चीजें, मेरठ का केस हुआ, आपने सुना होगा रिसेंटली, है ना? तो क्या लगता है, ये विमेन का कमबैक है या महिलाओं को शायद समझ ही नहीं आ रहा करना क्या? महिलाएं गलत इन्फ्लुएंस पे जा रही है। जैसे फेमिनिज्म का झंडा लेके घूम रही है ना, उनको लग रहा है कि हमें अपनी ही चलानी है और अब हमें महिला प्रधान समाज बनाना है। वो असल में पुरुषों की उस
बात में अपने आप को गिराती जा रही हैं, वो पुरुषों को पीछे नहीं कर रही हैं, वो खुद को पीछे कर रही हैं। क्योंकि जिस औरत को ऊपर उठ के अपने आप को निखारना चाहिए, वो निखारने की जगह अपने आप को नीचे डुबा रही है, अपनी इज्जत को डुबा रही है। हर औरत, हर आदमी का अपना एक काम है, अपनी ड्यूटीज है। आपकी ड्यूटी ये है कि आपको हर रिश्ते को निखार के चलना है। ये क्वालिटी भगवान ने सिर्फ एक औरत को दी है। एक औरत को ऐसी क्वालिटी दी है कि वो हर रिश्ता निभा सकती है, चाहे, और हर ड्यूटी निभा सकती है। ड्यूटी चाहे आपकी वर्किंग वुमेन की हो, चाहे आपकी होम मेकर की हो, ये मल्टीपल ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ एक औरत निभा सकती है, आदमी कभी नहीं निभा सकता। लेकिन औरत को इसे गलत वे में ना ले जाके अगर उसे सही वे में लेगी, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेस्ट है। बहुओं को एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, या तो ये लक्ष्मी है या माँ काली है। गुस्सा कर रही है तो काली बन के आ गई, और अगर अच्छा चल रहा है, घर समृद्धि आ रही है, तो लक्ष्मी बन के आ गई। क्या एक महिला को किसी भी भगवान से कंपेयर करना सही है? नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का खेल है। ये आजकल का ना, बस मैं सच बताऊं तो ये यूथ का बनाया हुआ सोशल मीडिया का एक खेल है कि औरत को एक कैटेगरी में बांध दो। क्यों बांधना है? देवी दुर्गा की कैटेगरी में क्यों बांधो, और तुम क्या कहते हैं उसे घर के उसमें क्यों बांधो? बिल्कुल मत बांधो। आपको कभी भी कैटेगरी बनानी ही नहीं चाहिए। वो एक इंसान है, इंसान की अपनी एक सोच है, अपना एक लाइफ है, उसको जैसे है उसको वैसे रहने दो। ना तो उसका दुर्गा बनना अच्छा है, ना उसका सती सावित्री बनना अच्छा है। आपको दोनों चीज बैलेंस करनी है। जब वक्त पड़े तो दुर्गा बनो, अपने घर को संभालो, पति को संभालो और अपनी लाइफ को संभालो, और वक्त पड़े तो सती सावित्री बनो, तब भी आप अपने पति को संभालो, घर को संभालो। तो औरत को कभी भी आप लोग एक चीज में नहीं बांधो, उसको खुला छोड़ दो। जैसे आदमियों को आपने खुला छोड़ रखा है, वैसे ही आप औरतों को भी खुला छोड़ दो, लेकिन बस सिखा के। क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम में एजुकेशन थोड़ी गलत रास्ते पे जा रही है, जिस वजह से लड़कियां ये गलत काम कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से ना, लड़कियों को भी काफी कुछ सोच समझ के चलना चाहिए। हाँ, इस समय एजुकेशन की जरूरत लड़कों लड़कियों दोनों को है। लड़कियों के हाथ में आजकल फाइनेंशियल डिसीजन बहुत ज्यादा आ गया है। आपको क्या लगता है, ये सही चीज हो रही है या इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने? इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। वैसे पर्सनली मैं ये मानती हूँ उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए। मेरे हस्बैंड और मेरे में है। हम दोनों अपने इंडिविजुअल जो हैं, वो मुझसे कभी मेरे से पूछते नहीं है कि तुमने ये क्यों करा, और मैं कभी उनसे नहीं पूछती हूँ कि तुमने ये क्यों करा। जबकि मैं कंप्लीटली फाइनेंशियल के लिए उन पे डिपेंडेंट हूँ, बिकॉज आई एम अ होम मेकर। मैं कोई काम नहीं करती हूँ, तो मुझे कोई चीज चाहिए होती है तो मैं बस उनसे ये नहीं कहती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए। मैंने ये चीज ले ली है क्योंकि उन्होंने मुझे सेल्फ डिपेंड बना रखा है। वो मुझे पॉकेट मनी देते हैं, और मैं ये मानती हूँ ये सबसे बेस्ट चीज है, पॉकेट मनी। अगर हर औरत को अपना अधिकार चाहे पैसे के रूप में मिले और इज्जत के रूप में मिले, तो आप स्वाभिमानी भी हो, आपको फिर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, पति के आगे भी झुकने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉकेट मनी मुझे मिल रहा है, मैं कैसे खर्च कर रही हूँ, मेरा पति मुझसे हिसाब तो ना ले रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, फाइनेंशियल जो होते हैं डिसीजंस, वो लेडीज के पास होने चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि कई बार वो उस चीज पे गलत जा रहे हैं। गलत वो तब जा रहे हैं जब वो सोचती हैं कि अब हमारा ही राज है और हमें सामने वाले को दबाना है। उस चीज में वो गलत हो जाती है। आजकल हमने देखा है कि घर में जब नई बहू आती है, तो बहू का इन्वॉल्वमेंट अपने जो माँ बाप होते हैं उसके साथ ज्यादा रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कैसा मानते हैं आप ये चीजों को? वैसे तो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, हालांकि मेरे पेरेंट्स नहीं है, बट लेकिन मेरे हिसाब से ना हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। आजकल मैं देख रही हूँ गर्ल्स के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट फैमिली में ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते ज्यादा टूटे, जो मैं अपने आसपास देख रही हूँ। ये मैं दुनिया का नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी शादी में पहले के टाइम के लोगों में माँ बाप की बात सुनी होगी, वो अपने बेटी से विदा के वक्त कहते थे, तुम विदा हो रही हो, तुम्हारी अर्थी भी वहीं से निकलनी चाहिए। तो क्या होता है, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वहीं से तुम्हें रिश्ता निभाना है। तब लड़की रिश्ता निभाती थी। आज के टाइम में क्या होता है कि आप ये कहते हो, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे को दिक्कत हो तो हम हैं, और हम हर वक्त हैं तेरे साथ, और जब तुझे मन ना लगे तो तू वापस आ जा। इसीलिए लड़कियां रिश्ता नहीं निभा रही हैं। तभी मैंने कहा कि मेरी बात गलत हो सकती है, बट आज के टाइम में अगर आप ये बात अपने आसपास देखोगे तो आपको ये काफी हद तक मेरी बात सही लगेगी। बट लोग फ्रीडम का नाम लेते हैं। आप जो चीज कह रही है इससे हो जाती हैं चीजें, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज भी है। बट महिलाओं को इससे फ्रीडम भी मिली है, अगर वो अपने माँ बाप से बात कर पा रही है। नहीं तो
बात कर रही है तो आप एक लिमिट रखो ना। मेरी वो मम्मी limit ने हम मुझे और आप कौन होते हैं नहीं, decide मैं करने बताती हूँ, वाले? मेरी मम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात समझाई थी। मेरी मम्मी ने कहा था ससुराल की बात ससुराल में रखो, मैके की बात मैके में रखो। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया आपको कभी दिक्कत होगी ही नहीं। अगर पति अपने ससुराल में बताए कि आपकी बहू ऐसा कर रही है, मेरी वाइफ ऐसे ऐसे कर रही है, तो बहू को फिर अपने घर में बता देना चाहिए कि आपका बेटा भी मेरे साथ ऐसा, अपने घर से मतलब ससुराल में सास ससुर को बताना चाहिए। ओके, क्योंकि जब बेटा गलती माँ बाप को लड़की की बता रहा है बेटी तो लड़की को भी बतानी चाहिए लड़का गलती कर रहा है। तो ये बराबर का होना चाहिए। Okay, मैंने okay. आपको हमेशा एक बात कही, इक्वालिटी को देखने का नजरिया होना चाहिए। इक्वालिटी का नजरिया बहुत जरूरी है, हाँ वो सबसे जी। जरूरी है। थैंक यू सो मच कृति मैम इस Thank you. डिस्कशन में आने के लिए। आई बिलीव कि बहुत सी ऑडियंस को ये डिस्कशन बहुत प्यारा लगा होगा और बहुत से को गलत भी। बहुत से को गलत भी लगा होगा। एंड आई थिंक हम लोगों को लाइफ में बैलेंस देखना बहुत जरूरी है। हम किसी भी तरीके का ओपिनियन ना देखें कि ये इस तरीके से चीजें हुई हैं, उसकी डेप्थ में जाएं। ताली दो तरफा से बजती है, बिल्कुल। आपने बहुत इस चीज को माना है तो मैं उसी मंत्र पे चलती हूँ जी। तो ये डिस्कशन था हमारा मैम के साथ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, फ्यूचर क्या हो सकता है, अभी क्या क्या लोगों को करना चाहिए एंड किस तरीके से हम बच सकते हैं। कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ के मन में बहुत से सवाल उठेंगे जो हम अगले पॉडकास्ट में कोशिश करेंगे जानने के लिए। बिल्कुल। अभी फिलहाल हमारे साथ शुभम सर भी आ रहे हैं, मैम के हस्बैंड जो हैं। ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन और उनके अलावा ही इज अ वेरी गुड पर्सन एज वेल और ही इज आल्सो अ प्राउड हस्बैंड टू, राइट? या तो सर अभी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ एंड वी विल डिस्कस अबाउट ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स के बारे में। यस, शुभम अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हो आयुष भैया? कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आप जब दोनों एक साथ में हैं पॉडकास्ट में। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम। हाँ, Okay. फर्स्ट टाइम। सारे न्यूज चैनल वालों ने ट्राई किया, सारे स्टूडियो ने ट्राई किया कि साथ में पॉडकास्ट मिल जाए, बट थैंकफुली आप लोग मान गए हमारे से पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। मैम से मेरा डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, कल की रिलेशनशिप कैसी होगी और फ्यूचर कैसा देख सकते हैं। आजकल जो डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसके रिगार्डिंग भी। सबसे पहले आपकी वेडिंग की बात कर लेते हैं, कितने साल हो गए? सबसे पूछ लेता हूँ 15 साल हो गए। एक शब्द में शादी को डिस्क्राइब करना हो इन 15 साल में क्या कहेंगे? ट्रस्ट। यू? बिल्कुल, ट्रस्ट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। 15 साल में बहुत अच्छे से शादी चली। हाँ, और आगे भी चलेगी। ओके, बिल्कुल चली। शादी चलनी ही चाहिए जी। ना, चलनी ही तभी तो चाहिए। शादी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये एक ऐसा रिलेशन है जो घर वाले अपनी मर्जी से चुनते हैं या हम घर वालों की मर्जी के साथ जुड़ के चुनते हैं। जी बाकी रिश्ते तो भगवान हमें देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चलने वाला ही रिश्ता। आप लोगों की कुंडली दिखाई थी शादी से पहले? नहीं, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। ओह माय गॉड, अब हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी इस love marriage हमारी के लव बारे का मैरिज मैरिज थी। हमने दोनों काम करे, हमने लव भी करा है शादी से पहले में। और मैरिज को अरेंज करा है। आप बताइए सर। बिल्कुल, कुंडली तो देखो, मैं खुद एस्ट्रोलॉजर को और अपनी कुंडली नहीं दिखाई थी। आई थिंक एस्ट्रोलॉजर्स अपनी कुंडली नहीं देखते शायद। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एस्ट्रोलॉजर अपनी कुंडली क्यों नहीं देखते? हाँ क्योंकि ओवर थिंकिंग हो जाती है। हम लोग हाँ। अपने बारे में जानते हैं हाँ और कई बातें हम एक्सेप्ट नहीं करना जानते। Exactly. अच्छा, ये रीजन होता है। जी, तो हम अपनी देख ही नहीं सकते। अब वहां पे कह रहा है तो ऐसा है, गलत है यहाँ पे। हाँ, अब अगला आदमी देख तो रहा है अभी ये, क्योंकि उसकी पढ़ाई है, बिल्कुल लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पा रहा। तो अब या तो उसकी विद्या गलत है या उसकी जन्मपत्री खराब है, लेकिन वो ये नहीं मानेगा मैं गलत हूं। शादी के बाद ट्राई की कुंडली देखने की मैम? नहीं, कि वैसे मैंने वैसे देखी है। हाँ, मुझे आज तक नहीं बताया। देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं जी तो पढ़ाई करने में सबसे पहले हम वहां से शुरू करते हैं जो हम जानते हैं। जी। तो इसको मैं जानता हूँ, अपने आप को जानता हूँ। तो उस नजरिए से देखने की कोशिश कि कितनी मैं जानता हूँ कि वो चीज मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। वो मैच करिए। डेफिनेटली। ओके, 15 साल शादी को हो गए। लोग आजकल मैंने सुना है 4 दिन में डिवोर्स ले रहे हैं। 15 साल इतना अच्छे से ब्यूटीफुली शादी, क्योंकि हम बार बार सोशल मीडिया पर भी देखते हैं बहुत अच्छे खुश कपल जो होते हैं, आइडियल कपल होते हैं, वैसे आप दिखते हैं। ये सब फेक तो नहीं है ना? तो फेक होता तो शायद मैं भी ड्रम में होता। वैसे मेरे लिए थोड़ा भारी आ जाता, but कोई बात नहीं। देखो, मैं हूँ उस टाइप की। अब कई अगर लोग- मेरी चीज कभी मेरी पसंद की नहीं होती है तो मैं सच में फिर ड्रॉप नहीं भेजती। वो तो भगवान की कृपा है। देखो, भगवान पहले से सेट करके भेजता है, तो मुझे ऐसा बना है कि मैं आसानी से ड्रम में तो नहीं आऊंगा। ओके सर, आज का डिस्कशन हमारा बहुत शॉर्ट में डिस्कशन रहेगा अबाउट ट्विन फ्लेम्स एंड द सोलमेट्स। क्या इसके बारे में आप बेसिक से, अगर मैं नॉर्मल ऑडियंस हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, क्या होती हैं ये चीजें? देखिए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वहां पे ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स के वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक शब्द है। जी
लेकिन आजकल जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं हम अपनी वासनाओं को ही सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके। अब आप किसी को वर्ड आता है, क्रश आता है, इन्फैचुरेशंस आते हैं, अब वो किसी से ज्यादा भी बढ़ जाता है, किसी का कम होता है, कोई उसके लिए पागल हो जाता है, एकदम मैडनेस आ जाती है। तो अब वो किसी एस्ट्रोलॉजर पे या किसी और रीडर पे चला गया, उसने कहा आई थिंक यू बोथ आर सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम, तो उसका वो जो वासना का भाव था उसको और बल मिल जाता है। अब यहाँ पे हमको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या वो वासना के भाव में है कि असलियत में अटैच्ड है, क्योंकि मेरे लिए जो प्रेम है वो मुक्ति देता है। ओके। और जो आपको पकड़ के खींच रहा हो वो मुक्ति तो है ही नहीं। यानी कि जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं दूसरे से वही चाहता हूँ ना, वो प्रेम कैसे हो सकता है? एंड आई थिंक ये आप दोनों के रिलेशनशिप में भी चीजें दिखती हैं। मैंने आपसे बोला था ना, मैंने आपको पहले बोला था, इक्वालिटी का मतलब आप गलत तरीके से ले रहे हो। इक्वालिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। आप दोनों अपने काम, अपनी ड्यूटीज प्रॉपर करो तो आपके में इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी, और हम दोनों में है। अब देखो, जैसे शादी है, दो लोग जुड़ते हैं तो एक कपल बनता है ना, लेकिन दो अलग अलग लोग जुड़े तो वो एक कैसे हो सकते हैं? उसकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है, कभी मेरा मूड अलग है, उसका मूड अलग है, कभी इसका मूड अच्छा है, मान लो मेरा मूड बहुत खराब है, इसने अच्छे मूड में कुछ कहा, मैंने इसे डांट दिया। हो सकता है ना। कभी इसका उल्टा होता है, मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है, इसका बनाने का मन नहीं, ने मुझे सुना दिया। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी है, साथ में बना लेते हैं ना। तो आपको उस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए एक दूसरे की, और जब किसी से कोई बात मनवानी हो तो दो बात दूसरे की भी माननी पड़ती है। ये थोड़ी है कि मैं अपनी हर बात थोपता जाऊं, दूसरे के नहीं। अब लड़की आपके घर अपना पूरा घर छोड़ के आती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। दो जिस्म एक जान, ये सच में आज एग्जिस्ट करता है वर्ड? यही ट्विन फ्लेम है जो अभी आप पूछ रहे थे। दो जिस्म एक जान, पहले समझो होता कैसे है। आध्यात्मिक रूप में देखो तो हमारी सोल है, ये बेबी सोल होती है, फिर यंग होती है, फिर मैच्योर सोल होती है। जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये आध्यात्मिक रूप बता रहा हूँ, मैं नहीं जानता कितने लोग इसको अभी समझ पाए, पर कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। दक्ष प्रजापति ने तपस्या करी तो महादेव अर्धनारेश्वर रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा जो आपका ये माता का स्वरूप है, ये मैं चाहता हूं मेरे घर में पुत्री बन के आए। तो जो अर्धनारेश्वर रूप है वो ट्विन फ्लेम है, क्योंकि दो हैं बट एक हैं। फिर वो ट्विन फ्लेम कैसे बने अब बताता हूँ। महादेव ने अपने शरीर से शक्ति को अलग कर दिया, तभी तो जन्म लेती ना, तो वो ट्विन फ्लेम हो गया। एक पूर्ण अवस्था जो थी अर्धनारेश्वर की, वो अलग अलग भाग में विभाजित हुई, फिर वो सती रूप में जन्मी। तो ये चीज होती है ट्विन फ्लेम। ऐसे ही भगवान कृष्ण और राधा, आजकल लोग बड़े सवाल उठाते हैं राधा कृष्ण पे कि इनका प्रेम क्या था, इनकी तो शादी नहीं। अरे यार, ये अलौकिक ज्ञान है, लौकिक जीवन में आ रहा है, इसको समझो क्या है। राधा कृष्ण अलग है ही नहीं, वो एक ही है। भगवान की स्त्री शक्ति ही राधा है। शव में अगर ई की मात्रा शक्ति जोड़ी जाए तभी तो वो शिव बनेगा। बिल्कुल। अब मैं हूं, हर काम मैं थोड़ी कर सकता हूं, मैं पूरा तभी तो हूँ जब मेरा घर भी चले, खाना भी मिले। तो जो पत्नी होती है वो शक्ति है। बिल्कुल। तभी तो हम एक कपल बने, तभी तो आपका अर्धनारेश्वर रूप कंप्लीट होगा। यही तो सही आता है। ट्विन फ्लेम का मतलब ही यहाँ पे ये होता है, दो जिस्म एक जान का मतलब तब आता है जब आपकी सोल डिवाइडेड हो, एक ही सोल दो भागों में कन्वर्ट हो। लेकिन वो दो अलग अलग सोल भी एक शरीर में रह सकती हैं और दो अलग अलग रिश्ते में आ सकती है। दो भाई भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम। अच्छा, रिश्ता मैटर करता है? हाँ, रिश्ता मैटर नहीं करता, सोल मैटर करती है। ट्विन फ्लेम का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप में रहना नहीं होता। अगर आपको ये पता है ना, अगर आप किसी के ट्विन फ्लेम हो इन केस, वैसे तो एग्जिस्ट तो ये करती है, बट मैं ये मानता हूं जितने लोग ट्विन फ्लेम का नाम लेके घूम रहे हैं वो ट्विन फ्लेम होना आसान नहीं है। क्योंकि राधा कृष्ण तो बहुत दिव्य हैं, महादेव बहुत दिव्य हैं। उतनी दिव्यता आज के कलयुग में उस सोल को प्राप्त होनी बड़ी मुश्किल है। ऐसे ही जो राधा कृष्ण का हमारा वर्णन आता है रासलीला, अगर वो हम लौकिक दृष्टि से देख रहे हैं कि गोपियां नाच रही है, बीच में कृष्ण जी नाच रहे हैं, लेकिन असली इसके जो रहस्य जुड़े हैं रामायण से जुड़े। अरण्य कांड में जब भगवान राम ऋषि मुनियों से मिल रहे थे तो ऋषि मुनियों के पास जब पहुंचे तो उन्होंने राम जी से कहा
कि प्रभु हमें आपके गले लगना है और ऐसे लगना है जैसे आप माता सीता को लगाते हैं। अच्छा। तो कहते हैं मैं तो वो स्थान तो अपनी पत्नी को दे सकता हूँ क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, उसमें तो मर्यादा में थे और वो भी अलग रूप था। तो ये भक्ति का भाव था यहाँ पे। तो उन्होंने वरदान मांगा, तो उन्होंने कहा कि द्वापर में मैं कृष्ण जन्म में आऊंगा तब आप मुझसे मिलना। तो आपने निधिवन का नाम सुना होगा कि वहां पे बड़े अलग अलग वृक्ष हैं, वो वही ऋषि मुनि है और वही ऋषि मुनि गोपियों के रूप में भी प्रकट है। किसी ने कृष्ण जी के लिए अपना परिवार खराब नहीं किया, वो उनकी उस भक्ति में खो जाते थे तो उनके साथ वो रास, तो उसको उस रूप में हमें दिखाया गया। तो ये चीजें हैं सोलमेट, क्योंकि उनकी सोल कनेक्टेड है। कलयुग के हिसाब से चले तो जैसे आपने अभी सोलमेट्स की बात करी ना, मेरे हस्बैंड ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मेरी ड्यूटी है कि मैं पूरा नहीं, मैं पूरा तब हूँ जब मेरी वाइफ मेरे साथ है। तो दोनों को पूरा ही करना एक रिश्ता होता है, वही दो जिसमें एक जान होती है। मैं खाना बनाऊं, वो प्यार से खाए, वो मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, मैं उसे प्यार से लूं, वो अमर करो नहीं करो अलग बात है, खा लिया ही इम्पोर्टेंट। अभी ना मैंने सवाल किया था मैम से कि सास या पति में से किसको चुनेंगे, पता है मैम ने क्या जवाब दिया? सास देना चाहिए। क्योंकि भाई देखो हम माता पिता से आए हैं, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन जितना मैं इसको जानता हूँ उन्होंने सास ही कहा होगा। क्योंकि भाई हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता से तो है। और दिन में मैं सबसे ज्यादा टाइम अपनी सास के साथ बिताती हूँ ना, हस्बैंड के साथ ना। अगर घर के मुखिया अच्छे नहीं रहेंगे तो हम कैसे अच्छे रह सकते हैं? आप अपने आप को आइडियल कपल मानते हैं? आइडियल एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, एक बहुत जिम्मेदारी होती है। आपस में खुश है, हमारे लिए यही आइडियलिटी है एक्चुअली। अब हम किसको क्या परिभाषित आपकी आइडियलिज्म की डेफिनेशन आपके हिसाब से? हाँ, हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारा रिश्ता है, हमें दूसरे को थोड़ी साबित करना क्या है। हम खुश है ना भाई, इसमें 1000 कमी है, 2000 कमी मुझ में है, समझो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैंने अपनी ज्यादा कमी मानी है, मैं खाना खाना जाके नहीं। लेकिन एक बात है, इसमें एक बहुत मजेदार बात है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ, पहले तो मैं बनाती बहुत कम हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत कम। लेकिन जब बनाती हूँ तो दुनिया तारीफ करती है, बिल्कुल सब तारीफ करते हैं, सब मेरे कारीगर। कमी कौन निकालता है? मेरा पति। वो ढूंढ ढूंढ के कुछ नहीं होगा ना, तो रीजन क्या मिलता है? कुछ तो कमी है, बस वो बताए। तो ये हमारे रिश्ते में एक क्रिस्प है। तो पति कहता है, फिर हमें लड़ने का टॉपिक मिल जाता है। फिर थोड़ी बहुत लड़ाई अच्छी भी लगती है, बहुत अच्छी होती है। अगर आपको जीवन भर मिठास मिलती रहे तो आपको खटास का स्वाद कैसे आपको? तो उसके लिए जरूरी है ना, ज्यादा मीठा भी अपना नाश कराता है। नमक और सबसे मीठे गन्ने को कोल्हू में ही पेला जाता है। बिल्कुल। तो ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोल्हू की तरह पेले जाओगे। 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं कुछ ही सवाल करूंगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत लेंथी हो जाता है पॉडकास्ट पे। आज की जनरेशन को आप एज अ कपल, पहले आप बताइए, फिर मैम से शुरू करते हैं। क्या अपनी 15 साल की एक्सपीरियंस की जर्नी को देख के कह सकते हो? प्लीज कैमरा की तरफ अगर आप देख के बता दें। मैं अपनी 15 साल की जर्नी को देख के एक बात बहुत अच्छे से कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि शादी में पहले मैंने खुद को रिस्पेक्ट दी, फिर मैंने हस्बैंड को रिस्पेक्ट दी, फिर हस्बैंड की फैमिली को रिस्पेक्ट दी, और उन्होंने भी मुझे लौटा के उतनी ही इज्जत दी है और उतना ही प्यार दिया है। तो सबसे पहले मैंने बांटा, तब उन तक पहुंचा, फिर उन्होंने मुझे रिटर्न करा, और मैं खुश हूँ। जब मेरी शादी बढ़िया रही जी। ओह माय गॉड जी। देखो, अगर आपने जैसे कहा ना कि आज के युवाओं के लिए, हाँ जी, तो पहले में और आज में फर्क क्या हो गया जी? पहले लोग सामान को यूज करते थे और रिश्तों से प्यार करते थे। आज के लोग शायद रिश्तों को इस्तेमाल करते हैं और सामान से प्यार करते हैं। वेरी गुड। तो इसको उल्टा कर देना चाहिए, रिश्तों से प्यार करो और सामान को इस्तेमाल करो, रिश्तों को सामान मत बनाओ। ये तो इस दिल से आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। मैंने कहा था, सबसे पहले रिश्ते में खुद को मान दो और फिर दूसरों को दो। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। किसी भी चीज को निभाने के लिए उसका कीवर्ड रिस्पेक्ट है। पहले खुद को रिस्पेक्ट दो, प्यार करो, फिर आप सामने वाले को करो। डाइवोर्स रेट आप दोनों ने देखा है कि बहुत बढ़ रहा है। उन कपल को स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे जो लोग डाइवोर्स लेने की कंडीशन पे आ चुके हैं, उनका रिश्ता इस कंडीशन पे आ गया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, या फिर अगर कुछ के लिए सुधार के चांसेस भी हैं, उनको क्या कह के समझा सकते हो? जब भी मन में कुछ गलत आए कि रिश्ता गलत रास्ते जा रहा है, उस पे कोई डिसीजन लेना, उसको अगले दिन के लिए टाल दो। क्योंकि हम क्या करते हैं, आवेश में आते हैं जी, और जल्दीबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं और गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं जी, और वो हमको हमेशा गलत ही सलाह देते हैं। ये सच्चा है, ये रिश्ता हमारा है, हमारा अपना है। और रिश्ते कोई दुकान में बिकते नहीं है कि आज दूसरा चुन लिया।
अगर मान लो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी माता पिता से भी नहीं बनती, कितने लोगों ने माता पिता से डाइवोर्स लिया, उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। अब क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन आ गया? अगर कानून बन गया कि पति बदल दो, हाँ अगर घरेलू हिंसा हो रही है, ठीक है, रोज रोज आपको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, आपका सामान चोरी किया जा रहा है, ये बहुत गलत चीज है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, बार बार होता है, 100% उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपके लायक नहीं है जी। उस कंडीशन में अलग बात है। लेकिन जो आजकल छोटी छोटी बात पे कि मुझे वो घर में काम ज्यादा करा दिया, मुझे आराम नहीं मिला, मेरी तारीफ नहीं मिली, मेरी दौरानी को ज्यादा पैसे मिल गए, तो ऐसी बातों पे ना तो अपने पति को इन्वॉल्व कर रहे मैटर में, क्योंकि पति पिसता है और फिर वो डिसीजन, इससे आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब होगा। सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, क्योंकि आपका पति आपका है जी, आपकी पत्नी आपकी है, दोनों को साथ में ही रहना है। और जो हस्बैंड्स हैं अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो। जब आप दुनिया से हार जाते हो ना, उसी के पास जाते हो, तभी समझ में आता है कि आपके पास कौन है। जितने अफेयर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ वासनाएं हैं। जब आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी, आपके पास आपकी पत्नी के अलावा कोई नहीं होगा। वैसे भी आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्योर रिश्ता हस्बैंड वाइफ का ही है, अगर उसे ढंग से निभाया जाए तो मेरे हिसाब से डिवोर्स रेट के लिए मैं ये मानती हूँ कि रिश्ते में अगर गुंजाइश ना बचे तो खत्म करो, लेकिन गुंजाइश है तो निभाओ। शादी निभाने का नाम है, और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो शादी को ही सबसे पवित्र रिश्ता माना गया। आज भी उसको पवित्र रिश्ता ही बोला जाता है। उसको पवित्र रखो, निभाओ, वो ज्यादा बेटर है। और मेरी वाली बात तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छी कही, जो मैं पहले भी कह चुकी थी, कि रिस्पेक्ट है ना। अगर मैं गलत करूंगी तो और वो गलत करेंगी, हीट ऑफ द मोमेंट, तो हमारा दिमाग गलत चलेगा। मैंने आपसे कहा था ना, मैं 2 दिन बाद डिस्कस करती हूँ अपने हस्बैंड से। डिस्कशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बैठ के बात करो, रिश्ता निभाओ, डिवोर्स होंगी। आप आने वाले सालों में किस तरीके से चाहते हैं, किस तरीके से देखें कि शुभम अग्रवाल कौन है? मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ। सबको ही देखो, जब इस रिश्तेदार का मतलब क्या है, मैं कोई भी काम फीलिंग से करता हूँ। मेरे चाहे वो क्लाइंट्स हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, मुझे इन लोगों में अपने रिश्ते ही दिखते हैं। ये नहीं कि खाली हमारा मनी एक्सचेंज का एक रिश्ता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा कभी ना बनूं कि ये रिश्ते मुझसे मेरे पास आने के लिए अपॉइंटमेंट मांगे। बहुत खूबसूरत जी। मैम, आप किस तरीके से याद रखेंगे लोग आपको? मुझे बस एक ही चीज के लिए याद रखें कि क्या कहते हैं, मैं हूँ। ओके। सिर्फ क्योंकि ना मैं बहुत बड़ी कोई हस्ती हूँ, ना मैं कुछ फेमस हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ, और मेरी अपनी इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी है, बस उसके लिए याद रखें। और मेरे को कोई जरूरत नहीं है कि फेमस होना है मुझे या कुछ है। मेरे लिए प्रायोरिटी है मेरे हस्बैंड मुझे प्यार से याद रखे बीवी के तौर पे, मेरे घर वाले याद रखे बहू या बेटी के तौर पे, और बाकी दुनिया मुझे अच्छे इंसान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे याद रखे। मेरे लिए बस वही पे। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू इस पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत सारे डिस्कशन हैं जो रह गए, बहुत सारे सवाल आने वाले हैं इस पॉडकास्ट के बाद। बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच सर, आप लास्ट मिनट पे आए लेकिन समा बांध दिया आपने पॉडकास्ट में आने के बाद। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अगले पॉडकास्ट में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।